याकुमो एक गरीब और अनाथ लड़का था जो अपनी छुपी साइकिक एबिलिटीज का इस्तेमाल करके लोगों को चकमा देकर और कार्ड गेम जीतकर थोड़ा पैसे कमाया करता था। लेकिन एक आम सी लड़की ने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी और आगे उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जो आपके होश उड़ा देगा। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, इससे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। कहानी शुरू होती है एक मनुष्य लाल गहने के साथ जो शहर के बीच में मौजूद थे। याकुमो एक जगह चुपचाप खड़ा था जबकि बाकी लोग उल्टे दिशा में जा रहे थे। अचानक उसने उस लाल गहने को आसमान की तरफ उठाया और बड़े गौर से उसे देखते हुए इंसानों के सोल को समझने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद एक प्यारी सी लड़की जिसके बाल गुलाबी थे किसी जगह की तलाश करते हुए दिखाई देती है। काफी ढूंढने के बाद वो अपने मंजिल तक पहुंच जाते हैं जो कि है एक फिल्म क्लब। जिसके बाद वो दरवाजा खोलते हैं और देखती है कि अंदर 3 लोग बैठे होते हैं। इसी वक्त एक आदमी 2 और लोगों के साथ शर्त लगा रहा है। वो अपने ओपोनेंट के कार्ड को सही तरीके से गैस करता है और शर्त जीत जाता है। सब कुछ सेटल करने के बाद बाकी के 2 लोग चले जाते हैं और शर्त जीतने वाला वापस हो जाता है। लड़की आवाज लगाकर पूछती है कि क्या वो आदमी साइतो याकुमो है। उसने बताया कि उसके बारे में एक सीनियर स्टूडेंट से सुना था और उसकी साइकिक एबिलिटीज के बारे में जानने के लिए वो दिलचस्पी रखती है। आदमी कहता है कि हाँ वो ही याकुमो है, पर वो पूछता है कि आखिर वो लड़की कौन है। लड़की अपना नाम बताती है, आजावा हारुको, और याकुमो से रिक्वेस्ट करते हैं कि उनकी ये बातें सीक्रेट रखी जाए। और इसी के साथ ही हारुको अपनी कहानी सुनाना शुरू करते हैं जो 2 हफ्ते पहले ही हुई थी। उसने बताया कि वो और उसके क्लासमेट्स एक फेयरवेल सेलिब्रेशन मना रहे थे जब उनके एक दोस्त ने एक करेज टेस्ट करने का सजेशन दिया जो एक पुराने बिल्डिंग में करना था जिसमें जाना मना है। जब वो अंदर गए तो उन्होंने कुछ अजीब सा महसूस किया। उनके शैडोज अपने आप हिल रहे थे और किसी मॉन्स्टर की तरह लग रहे थे। इस डरावने हादसे के 10 दिन बाद स्टूडेंट्स अजीब बिहेव करने लगे। मिकी सबसे पहली थी जो अभी हॉस्पिटल में रिकवरी कर रही है। फिर काजुहिको ने दुखद तरीके से बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान ले ली। जब याकुमो को काजुहिको की मौत के बारे में पता चला तो उसने हारुका से पूछा, क्या तुमने ये घटना अपने आंखों से देखी है? उसका कहना था कि बिना किसी सबूत के ये मान लेना कि इसमें भूत का हाथ है ये तो गलत होगा। फिर भी हारुको ने याकुमो से मिकी की मदद करने की रिक्वेस्ट की। याकुमो ने हाँ कर दिया, लेकिन इसके लिए 25,000 रुपयों की डिमांड रखता है। हारुका एक मोमेंट के लिए रुकती है और तुरंत पेमेंट करने से मना कर देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हारुका ने देखा कि याकुमो पहले एक मिरर का यूज करके चीट कर रहा था। ये बात समझने के बाद हारुका नाराज हो जाते और वहाँ से चली जाती है। लेकिन याकुमो उसकी तेजी और स्मार्टनेस से इम्प्रेस हो जाता है और बिना किसी एडवांस पेमेंट के उसके मदद करने का ऑफर देता है। हारुका को फिर भी लगा कि याकुमो एक फ्रॉड है और इस पर भरोसा करने से इनकार कर दिया। याकुमो अपनी बात को प्रूफ करने के लिए कहता है कि वो भूत को देख और उनसे बात कर सकता है। हालांकि उसने ये भी एक्सेप्ट किया कि वो भूत को हमेशा के लिए नहीं हटा सकता, लेकिन उनसे बातचीत करके उन्हें समझा जरूर सकता है। हारुका का दाव तब धीरे धीरे कम होने लगा जब याकुमो ने उसकी मर चुकी ट्विन सिस्टर का जिक्र किया जो एक कार एक्सीडेंट में गुजर गई थी। ये सुनकर हारुका इमोशनल हो गई और याकुमो से चुप रहने के लिए कहा, लेकिन उसकी बातों पर भरोसा करने लगी। दोनों जल्दी से मिकी के हॉस्पिटल चले गए जहाँ मिकी कमजोर और बेहोश पड़ी हुई थी। डॉक्टर्स को मिकी की हालत समझ नहीं आ रही थी, लेकिन याकुमो वो चीज देख रहा था जो दूसरे नहीं देख पा रहे थे। 4 आत्माएं मिकी के शरीर से लिपटी हुई थी। याकुमो उन आत्माओं से बात करता है और उनका इंटेंशन समझने की कोशिश करता है। मिकी से मिलने के बाद याकुमो हारुका को बताता है कि मिकी इन 4 मर्डर विक्टिम्स की आत्माओं के कब्जे में है। ये आत्माएं अक्सर वही जगह रहती है जहाँ उनका मर्डर हुआ या जहाँ उनकी बॉडीज दफनाई गई है। याकुमो का मानना था कि उस पुराने बिल्डिंग में जरूर कोई जुर्म हुआ था। उसी रात हारुको को एक शॉकिंग कॉल आती है। वो जल्दी से ट्रेन स्टेशन पहुंचते हैं और वहाँ उसे पता चलता है कि उसके दोस्त युइची ने अपनी जान ले ली। वहाँ हारुका की मुलाकात एक प्रोफेसर से होती है जो उस पूरे घटना का विटनेस था और दोनों मिलकर उस बारे में बात करने लगते हैं। याकुमो हारुका को बताता है कि मिकी और युइची के केसेस में अजीब सी सिमिलैरिटीज है। प्रोफेसर ने बताया कि युइची ने कहा था कि उनका ग्रुप चुपके से पुराने बिल्डिंग में घुस गया था जिस वजह से डरावनी अफवाहें फैल रही थी। प्रोफेसर को शक था कि इन सब में भूतों का हाथ हो सकता है, लेकिन उसे पता था कि पुलिस इस बात को नहीं मानेगी। याकुमो जो प्रोफेसर और हारुका की बात सुन रहा था इस पर डाउट करने लगता है। जब दोनों वहाँ जाने लगते हैं याकुमो हारुका को वार्न करता है कि वो खतरे में है और सजेस्ट करता है कि वो दोनों एक साथ रहे क्योंकि खतरा भूतों की तरफ से नहीं बल्कि इंसानों की तरफ से है। अगली सुबह वो दोनों पुराने बिल्डिंग में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन उन्हें कहा जाता है कि उन्हें ताओ का बिल्डिंग के इंचार्ज टीचर से परमिशन लेनी होगी। वापस आते हुए याकुमो मिट्टी में कुछ अजीब सा नोटिस करता है जहाँ उन्हें कुछ दफन की गई चीजें मिलती है। ये चीज याकुमो के शक को और स्ट्रॉन्ग कर देती है कि ताओ का ही कल्प्रिट हो सकता है। एक कैफे में याकुमो हारुका के साथ अपनी स्टोरी शेयर करता है, लेकिन उसके पास अब तक कोई सॉलिड प्रूफ नहीं होता। चालाकी से याकुमो डस्टबिन से ताओका के इस्तेमाल की गई एक कप निकाल लेता है जो बाद में डीएनए एविडेंस के काम आ सकती है। उसी दिन याकुमो एक पुलिस ऑफिसर गोटो से मिलता है और उसे एक बैग देता है और गोटो बैग लेकर चला जाता है। बाद में याकुमो और हारुका अपने क्लब रूम वापस लौटते हैं जहाँ याकुमो हारुका पर नजर रखता है। हारुका वॉशरूम यूज करने के
लिए जाते हैं, लेकिन जब वो वापस आते तो बताते हैं कि उसने कुछ परछाई जैसी चीज देखी है। इसी बीच गोटो एक अजीब से डॉक्टर से मिलता है जो कंफर्म करता है कि ताओका के कप पर मिली फिंगरप्रिंट्स वही है जो दफन की गई बॉडीज पर मिली थी, और कुछ ऐसे लोगों के फिंगरप्रिंट्स भी उन आइटम्स पर है जो याकुमो के थ्योरी को कंफर्म करते हैं। गोटो याकुमो को इन्फॉर्म करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे याकुमो नहीं मिलता। याकुमो को वॉशरूम में हारुका का पर्स मिलता है और वो स्पिरिट्स के रास्ते को फॉलो करते हुए पुरानी बिल्डिंग तक पहुंच जाता है। वहाँ ताओका हारुका को बंदी बनाकर उसका मर्डर करने की कोशिश करता है। याकुमो टाइप पर पहुंचता है और उनका आमना सामना होता है। याकुमो अपने स्पेशल आग का इस्तेमाल करता है जो मरे हुए लोगों की आत्मा देख सकती है। ताओका घबरा जाता है और बिल्डिंग को आग लगाकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन पुलिस उसे बाद में अरेस्ट कर लेती है। फायर ब्रिगेड याकुमो और हारुका को बिल्डिंग के रूफ टॉप से रेस्क्यू करती है। रेस्क्यू का इंतजार करते वक्त हारुका अपनी मर चुकी बहन और उसकी मौत के लिए अपने गिल्ड के बारे में याकुमो से बात करती है। याकुमो उसे तसल्ली देता है कि उसकी बहन उससे नफरत नहीं करती। हारुका इमोशनल हो जाती है और अपनी बहन से एक बार मिलने की विश करती है। याकुमो अपनी स्पिरिचुअल एबिलिटी का यूज करके हारुका और उसकी बहन के बीच एक मुलाकात करवाता है, जहाँ हारुका उसे अलविदा कह पाती है, जिसके बाद हारुका याकुमो का शुक्रिया अदा करती है। इसी बीच कहीं और एक प्यारा सा कपल एक नदी के भूत के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि उस भूत को सेक्रेट इंक के इस्तेमाल से शांत किया जा सकता है, जो भूत के फादर ने भी अप्रूव किया है। आगे हम देखते हैं कि उस गहरी रात में दो वर्कर्स एक श्राइन में स्टेज सजा रहे होते हैं। उन्हें अपना काम जल्दी खत्म करना होता है क्योंकि सुबह चेयरमैन आयरे चेक करने आने वाले होते हैं। एक वर्कर अपने दोस्त को श्राइन के हॉन्टेड होने की अफवाह सुनाता है। तभी उन्हें एक बच्चे की हंसी सुनाई देती है और चीजें हिलने और टूटने लगती है। अगली सुबह हारुका याकुमो से मिलती है मिकी के हॉस्पिटल जाने के लिए। याकुमो नींद से जागता है और उस जलते हुए बिल्डिंग वाले मोमेंट को याद करता है। वो हारुका को बताता है कि वो अपने घर बहुत कम ही जाता है और ये रूम उसने स्कूल से छुट्टी लेने के लिए लिया था। दोनों हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ याकुमो मिकी को पोजेस करने वाली आत्माओं से बात करता है और इन सब से मिकी की हेल्थ काफी ज्यादा इम्प्रूव होने लगती है। हारुका याकुमो की स्पिरिट्स को कन्विंस करने की एबिलिटी से हैरान होती है। याकुमो का मानना है कि घोस्ट मरे हुए लोगों के इमोशंस होते हैं और वो उन्हें नुकसान पहुंचाना पसंद नहीं करता। बाद में याकुमो हारुका को बताता है कि उसने मिकी की मदद के लिए मिकी के फादर से ऑलरेडी पेमेंट ले ली थी। हारुका अब याकुमो के साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, लेकिन याकुमो उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देता है। हारुका अपने पार्ट टाइम जॉब पर काम करते हैं, जहाँ वो एक बूढ़े आदमी को सर्व करते हैं जो श्राइन पर एक फॉक्स की कर्ज के बारे में बात करता है। ये बूढ़ा आदमी चेयरमैन आयरी होता है जो श्राइन पर एक नई बिल्डिंग बनाना चाहता है, लेकिन कर्ज की वजह से उसके काम में रुकावट आ रही है। हारुका श्राइन में जाने का फैसला करते हैं, जहाँ उसका सामना एक मास्क पहने हुए इंसान से होता है। वो डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं और भागने के दौरान एक आदमी से टकरा जाते हैं जिसका एक आंख याकुमो की तरह लाल होती है। इसी बीच एक सुनहरे बालों वाला आदमी अपने पार्टनर को बाकी का काम असाइन करता है। हारुका को बाद में पता चलता है कि लाल आंखों वाला आदमी याकुमो का अंकल है। वो उसे अपने देखे हुए खोज के बारे में बताते हैं और दोनों उस जगह की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उस आदमी का नाम इशिन है जो बताता है कि उसकी रेड आई नकली है। उसने रेड आई का नाटक इसलिए किया था ताकि वो याकुमो के स्ट्रगल्स को समझ सके। इन्वेस्टिगेशन के बाद जब उन्हें कोई भी क्लू नहीं मिलता तो हारुका इशिन के टेम्पल जाने का डिसाइड करती है। रास्ते में इशिन हारुका को बताता है कि याकुमो वहाँ कंफर्टेबल फील नहीं करता क्योंकि टेम्पल पर बहुत सारी आत्माएं अट्रैक्टेड होती है। टेम्पल के अंदर उन्हें याकुमो और उसका कजिन मिलता है जो सुन नहीं पाता। इशिन उन्हें चाय ऑफर करता है, लेकिन याकुमो वहाँ से चला जाता है जो हारुका को दुखी कर देता है। इशिन हारुका को सलाह देता है कि वो अपने दिल की बात उससे शेयर करे। हारुका शेयर करना चाहते हैं, लेकिन वो याकुमो को एक लड़की के साथ बात करते हुए देखते हैं और इसी वजह से वो उन्हें बीच में टोकना नहीं चाहते। अगले दिन हारुका अपने काम पर फोकस करते हैं और श्राइन वापस जाते हैं, जहाँ उसकी मुलाकात व्हील चेयर में पड़े उस चेयरमैन आयरी से होती है। हारुका उसे खोज के बारे में बताते हैं, लेकिन चेयरमैन अपनी जिंदगी के बारे में ज्ञान पेलने लगता है और बिना किसी टेंशन की जिंदगी कैसे जीते है इसके बारे में समझाने लगता है। तभी उन्हें एक बच्चे की हंसी सुनाई देती है और लाइट्स बंद हो जाती है। एक पाइप हारुका की तरफ उड़ता है, लेकिन याकुमो उसे बचा लेता है। चेयरमैन याकुमो से पूछता है कि वो कौन है। याकुमो समझाता है कि वो इस एरिया की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। उसका मानना है कि इस हादसे के पीछे किसी इंसान का हाथ है क्योंकि खोज मैटर को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। याकुमो बताता है कि अभी जो हंसी सुनाई दी थी वो एक स्पीकर से आई थी और लाइट्स गन पाउडर की वजह से फूटी थी। उसके मुताबिक कल्प्रिट स्टोर रूम के अंदर है, जहाँ सारी चीजें एक साथ जुड़ी हुई है। धीरे धीरे वो कल्प्रिट उस जगह से बाहर आता है और पता चलता है कि वो कुनीमात्सु है। कुनीमात्सु चेयरमैन और हारुका से माफी मांगते हैं उन्हें खतरे में डालने के लिए। वो समझाने लगता है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। असल में वो श्राइन के डेवलपमेंट से खुश नहीं है। कुनीमात्सु चेयरमैन को एक पुराने दोस्त होने के नाते रिक्वेस्ट करता है कि वो अपने प्लान को छोड़ दे क्योंकि किमी को चेयरमैन का प्यार कभी वापस नहीं आएगी। तभी फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि उनकी जवानी के दिनों में चेयरमैन और किमी को एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन उनका बैकग्राउंड अलग था। दोनों ने भागकर शादी करने का प्लान बनाया, लेकिन एक मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण किमी को गलत श्राइन पहुंच गई और वो दोनों कभी मिल नहीं
पाए। किमिको ने किसी और से शादी कर ली और एक बच्चे को जन्म देने के बाद उसकी मौत हो गई और इसी वजह से चेयरमैन गिल महसूस करते हुए अपने मौत से पहले श्राइन्स को एक साथ जोड़ना चाहते हैं। याकुमो ने रोकता है और रिवील करता है कि वो भूत देख सकता है। वो बताता है कि किमिको की आत्मा उनका इंतजार कर रही है। चेयरमैन इमोशनल होकर खड़े होने की कोशिश करता है और उस जगह तक पहुंचता है जो याकुमो ने पॉइंट की थी। तभी वो मास्क वाले स्पिरिट सामने आते हैं और अपने प्यार से मिलकर मुक्त हो जाते हैं। यूनिवर्सिटी में हारुको याकुमो से मिलने जाते हैं। वो उस हादसे के बाद याकुमो के साथ समय बिताना चाहते हैं। इसी बीच एक सुनहरे बालों वाली औरत एक फादर को मैनिपुलेट करती है जो अपने बेटी के आत्मा के लिए एक वेसल ढूंढ रहा होता है। शाम को हम देखते हैं कि एक गाड़ी तेजी से चल रही होती है और एक अंधेरे टनल में घुसती है। टनल के अंदर दीवारों से काला धुआं निकलने लगता है जिस वजह से ड्राइवर टेंशन में आ जाता है। अचानक कार की छत से एक हाथ नीचे आता है और डर के मारे ड्राइवर की चड्डी गीली हो जाती है। फिर एक औरत का सिर दिखाई देता है जो धीरे धीरे एक डीमन में बदलने लगता है और ये सब देखकर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। अगली सुबह हारुका क्लब रूम में याकुमो से मिलने जाते लेकिन याकुमो वहाँ नहीं होता। उसका चाबी फ्रिज में पड़ा देखकर हारुका उसके वापस आने का इंतजार करने लगती है। इसी बीच पुलिस चीफ की बेटी जो एक जर्नलिस्ट है स्टेशन पर आती है और इन्फॉर्मेशन मांगती है, लेकिन ऑफिसर्स उसे नाराजगी दिखाते हैं क्योंकि उनका मानना है कि वो अपने बाप की पोजीशन का फायदा उठाते हैं। फिर भी वो गोतो को डिटेल शेयर करने के लिए मना लेती है और उसे एक खोस्ट की फोटो दिखाते हैं, ये सोचकर कि याकुमो इस केस में मदद कर सकता है। हारुका क्लब रूम में आते हैं जहाँ गोतो भी आता है जो बचपन से याकुमो को जानता है। जब याकुमो वहाँ पहुँचता है तो हारुका उसे पिछले दिन का एक इंसिडेंट बताती है। वो बताती है कि जब वो और उसका कोवर्कर नाकाहारा एक हॉन्टेड टनल से गुजरे थे तो उन्होंने वहाँ कुछ अजीब चीजें उड़ते हुए देखे थे। हारुका चाहती है कि याकुमो से एक बार चेक करे कि उसके साथ कोई भूत है या नहीं। याकुमो हारुका को क्लियर कर देता है और बताता है कि वो नाकाहारा को बाद में चेक करेगा। गोतो याकुमो को एक होस्ट की फोटो दिखाता है और उसका ओपिनियन मांगता है। याकुमो फोटो के बैकग्राउंड में एक गैरेज को नोटिस करता है जो शायद से हायामी तोरू का गैरेज है जो एक पागल मैकेनिक है। फोटो में जो घोस्ट है वो एक मिसिंग स्टूडेंट की है। गोतो चाहता है कि याकुमो उस घोस्ट से बात करे ताकि तोरू और उस बच्चे की बॉडी का पता लगाया जा सके। इसके बाद गोतो और याकुमो उस लोकेशन पर जाते हैं और खुदाई करते हैं जहाँ वो एक बच्चे की बॉडी को देखते हैं। वो बॉडी को एक बूढ़े डॉक्टर के पास ले जाते हैं जो देखता है कि बच्चे के गले पर रस्सी का निशान है जो दिखाता है कि उसे पहले मारा गया और फिर रस्सी से दबोचा गया। ये देखकर गोतो को गुस्सा आता है। इसी बीच हिजिकाता जो पुलिस चीफ की बेटी है गोतो को कॉल करती है और गोतो उसे बेकार की बातें छोड़कर सीधे काम की बात करने के लिए कहता है। हिजिकाता बताती है कि तोरू जो इलीगल गैरेज का मालिक है अब अरेस्ट हो चुका है। दूसरी तरफ हारुका नाकाहारा को याकुमो के पास ले जाते खोज चेक करवाने के लिए। याकुमो को कोई भी खोज नहीं मिलता लेकिन नाकाहारा याकुमो के रूम में इंटरेस्टेड लगता है। वो दीवार पर लगी खोज की फोटोज को देखकर हिल जाता है जिससे याकुमो का शक और बढ़ जाता है। याकुमो गोतो को इन्फॉर्म करता है कि उसे नाकाहारा पर डाउट है और शायद से नाकाहारा का इस केस से कोई कनेक्शन हो सकता है, मे बी लोकेशन, खोज या फिर मर्डरर से। हिजिकाता गोतो के पास आकर बताती है कि तोरू ने सरेंडर कर लिया है जो याकुमो की थ्योरी को सपोर्ट करता है। थ्योरी ये है कि नाकाहारा ने अपनी कार से लड़की को हिट किया था। नाकाहारा अपनी कार रिपेयर करवाने के लिए तोरू के पास गया था और अपने आप को बचाने के लिए उस घायल लड़की को जमीन में गाड़ दिया। गोतो उन्हें बताता है कि नाकाहारा को कस्टडी में रखे लेकिन नाकाहारा और हारुका पहले ही निकल चुके होते हैं। याकुमो हारुका को कॉल करता है लेकिन हारुका कॉल लेने में हिचकिचाती है क्योंकि उसे याद आता है कि याकुमो ने पहले अपने लोकेशन को शेयर करने से मना कर दिया था। तभी अचानक नाकाहारा का बॉडी पैरालाइज हो जाता है जिसकी वजह से वो रेड लाइट क्रॉस कर देता है। हारुका पीछे के सीट में उस लड़के के खोज को देखती है और फाइनली याकुमो को मदद के लिए कॉल करती है। गोतो वहाँ पहुँचता है और याकुमो भी उसका साथ देता है। दोनों नाकाहारा का पीछा करते हैं और जल्दी ही उसे पकड़ लेते हैं। याकुमो खोस्ट को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो अपने प्लान को पूरा करे लेकिन वो फेल हो जाता है। याकुमो इस बात से कंफ्यूज होता है कि अब क्या करे। तभी गोतो एक तरकीब लगाता है और अपनी गाड़ी तेजी से चला के नाकाहारा की गाड़ी के पास ले जाता है। गोतो अपनी कार से नाकाहारा की कार को रेलिंग की तरफ धकेल कर रोक देता है। गाड़ी के रुकते ही याकुमो जल्दी से हारुका को चेक करता है। अचानक खोस्ट उसके सामने से दौड़कर गुजरता है और याकुमो को टनल के अंदर ले जाता है जहाँ वो लड़का एक जगह की तरफ खींचा चला जाता है। याकुमो मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है लेकिन अंत में वो डिसाइड करता है कि वो खोस्ट को नहीं बचाएगा और उसे टनल के अंधेरों में गायब होने देता है। अगले दिन हारुका वापस जाते हैं ताकि लड़के की स्पिरिट को शांति दे सके। इशिन और नाओमी वहाँ पहुँचते हैं और बताते हैं कि याकुमो ने उन्हें इस जगह में जितने भी खोज थे उनके मदद करने के लिए भेजा था। वापस आते वक्त इशिन याकुमो के नाम की कहानी और उसका महत्व शेयर करता है और उम्मीद करता है कि याकुमो अपने जीवन में जो करना चाहे वो कर पाए। दूसरी तरफ वो बूढ़ा डॉक्टर एक नए बॉडी का इन्वेस्टिगेशन करता है। हालांकि वो चौंक जाता है फिर भी उस डेड बॉडी का एग्जामिन करता है और फोटोज लेता है। वो सुनहरे बालों वाली औरत और उसका दोस्त भी वहाँ पर होते हैं और अपने अगले मिशन के बारे में डिस्कस करते हैं। वो आदमी जिसका एक आंख लाल है याकुमो का सामना करने की तैयारी करता है। आगे हम देखते हैं कि एक अंधेरी और बारिश वाली रात में हिजिकाता एक सुनसान
सुनसान सड़क पर गाड़ी चला रही होती है जब वो देखती है कि एक आदमी सड़क के बीच में लेटा है। डर के मारे वो उसके मदद के लिए भागती है और देखती है कि वो आदमी दर्द से तड़प रहा है और अपनी चेस्ट को पकड़ रहा है। एम्बुलेंस बुलाने के बाद अचानक वो आदमी जोर से चिल्लाकर बेहोश हो जाता है। हिजिकाता शॉक में है और तभी वो देखते है कि उस आदमी का शैडो उसके पीछे है। अगली सुबह एक हाई स्कूल लड़की की बॉडी मिलती है जो पहले की उस मर्डर केस की तरह लगती है। वो बूढ़ा डॉक्टर कंफर्म करता है कि ये सब एक सीरियल किलर का काम है। पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी करते हैं तभी एक और लड़की की मिसिंग होने की न्यूज आती है। इस नए हादसे के बाद लोगों के बीच अफरा तफरी मच जाते हैं जो कॉन्फ्रेंस तक पहुंच जाते हैं। लेकिन वहाँ सबको पता चलता है कि गोतो को ट्रांसफर कर दिया गया है कुछ ऐसे इश्यूज की वजह से जिनके बारे में कोई भी अच्छे से नहीं जानता। अब गोतो मर्डर केसेस के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट का हिस्सा है जिसमें यूतारो इशी भी शामिल है। गोतो के पहले दिन वो इशी को इग्नोर करता है और अपने डेस्क पर सो जाता है जब तक चीफ उसे अपने कैबिन में नहीं बुलाता। अपने डेस्क से हिलने से मना करने पर इशी गोतो की हिम्मत से इम्प्रेस होता है। इसी बीच यूनिवर्सिटी में हारुका एक दोस्त से मिलती है जो बताती है कि उसने एक खोज देखा है और मिकी नाम की किसी ने उसे हारुका से एडवाइस लेने की सलाह दी है। हारुका अपने क्लब रूम में जाती है जहाँ याकुमो अकेला होता है। वहाँ वो अपने सामान फ्रिज से निकालती है जिसके बाद उसका याकुमो के साथ एक बहस शुरू हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हारुका अब क्लब की ऑफिशियल मेंबर है और फैसिलिटीज का यूज करने का उसका भी हक है बिल्कुल याकुमो की तरह। याकुमो नोटिस करता है कि हारुका उसे सरनेम की जगह उसके नाम से बुला रही है। हारुका बताती है कि उनकी एज सेम ही है और इसी वजह से ये तो एक नॉर्मल बात है। इस पर उनकी बहस आगे बढ़ने से पहले गोतो वहाँ पर आता है और याकुमो को अपने साथ बुलाता है। याकुमो ट्राई करता है कि वो कोई बहाना बनाकर यहाँ से खिसक ले और इसलिए वो कहता है कि उसके हारुका के साथ पहले से ही प्लान्स है। लेकिन तब तक हारुका अपने दोस्त के इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए निकल चुकी होती है। गोतो याकुमो को चीफ के घर ले जाता है और हिजिकाता और आंदो जो उस रात रास्ते के बीच बेहोश पड़ा हुआ था उनके हालात के बारे में समझाने लगता है। हिजिकाता के परिवार का मानना है कि उस पे किसी भूत का साया है जिस वजह से पुलिस चीफ जो उसका फादर है उसे बचाने की रिक्वेस्ट करता है। जब गोतो और याकुमो घर के अंदर जाते हैं वो देखते हैं कि हिजिकाता बेड पर पड़ी हुई है बिल्कुल पीला और कमजोर। लेकिन अचानक हिजिकाता उठकर बैठ जाते हैं एक गुस्सैल स्वभाव दिखाते हुए और गोतो को पीछे रहने की वार्निंग देती है। याकुमो आंदो की सोल को हिजिकाता के आसपास मंडराते हुए महसूस करता है और गोतो को इस बारे में इन्फॉर्म करता है। दोनों महसूस करते हैं कि आंदो जिंदा रहने के लिए डेस्परेट है और उसी डेस्परेशन की वजह से उसकी सोल हिजिकाता में मंडरा रही है जो उसकी जान के लिए एक खतरा बन सकता है। ये समझकर कि अब आगे क्या करना है वो पहले आंदो के बारे में और ज्यादा जानने का फैसला करते हैं। इसीलिए वो उस डॉक्टर के पास इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए जाते हैं। डॉक्टर याकुमो को देखकर हैरान हो जाता है और उसका स्वागत करता है और साथ ही वो उससे डेथ और ह्यूमन सोल्स के बारे में सवाल करता है। लेकिन गोतो और इशी इस टॉपिक को छोड़ देते हैं और फाइल्स लेकर निकल जाते हैं। फाइल्स को ढूंढने के बाद गोतो इशी को ऑर्डर देता है कि आंदो के पास जो चीजें थी जब वो मरा था उन्हें ढूंढने जाए। जब तक इशी वापस आता है गोतो और याकुमो उन फाइल्स को देखते हैं। तभी याकुमो बताता है कि इशी को गोतो के लिए फीलिंग्स है जो रेस्पेक्ट और एडमिरेशन से अलग है। याकुमो की बात गोतो को घबराहट में डाल देती है लेकिन तभी इशी वापस आ जाता है। हालांकि गोतो अब इशी के इंटेंशंस के बारे में थोड़ा परेशान हो जाता है लेकिन फिर भी वो सब मिलकर उन चीजों को एग्जामिन करते हैं। याकुमो एक फोटो एक किताब में से निकालता है। ये फोटो आयाका की है वही खोज जो हारुका ने नदी के पास देखी थी। इसके बाद इशी को एक चाबी को इन्वेस्टिगेट करने का ऑर्डर दिया जाता है जबकि गोतो और याकुमो दूसरी चाबी को इन्वेस्टिगेट करते हैं। वो दोनों एक क्लिनिक जाते हैं उस फोटो के कनेक्शन को समझने के लिए और ये वही क्लिनिक है जहाँ हारुका को एडमिट किया गया था जब वो एक दिन नदी में डूबते हुए मिली थी। याकुमो एक डिटेक्टिव की बॉडी को पोजेस करता है लेकिन डॉक्टर उसे पहचान लेता है। यहाँ तक कि डॉक्टर को याकुमो के बारे में सब पता है। डॉक्टर याकुमो को बताता है कि वो ही था जिसने उसकी माँ की डिलीवरी के टाइम मदद की थी। डॉक्टर याकुमो से उसकी माँ के बारे में पूछता है और जानकर हैरान होता है कि वो 10 साल से गायब है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एक रात याकुमो की माँ ने उसे दबोचकर मारने की कोशिश की थी। उस नेकलेस का लाल गहना भी उसके माँ का था। उस रात याकुमो ने नेकलेस उसे छीन लिया था जब एक सिक्योरिटी ऑफिसर ने उसकी जान बचाई थी। गोतो और याकुमो के पास डॉक्टर के लिए एक सवाल था और वो ये था कि उसकी माँ ने कैसे रिएक्ट किया था जब उसने अपने बच्चे का लाल आग देखा था जन्म के दौरान। डॉक्टर हेजिटेट करता है लेकिन याकुमो के फोर्स करने पर वो रिवील करता है कि उसकी माँ बिल्कुल डर गई थी जब उसने याकुमो का लाल आग देखा। ये सुनकर याकुमो बहुत दुखी हो जाता है और रूम से बाहर निकल जाता है। बाहर हारुका होती है जो जाग गई थी और दरवाजे के बाहर खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। याकुमो उसे इग्नोर करता है और नदी के किनारे चला जाता है। वहाँ पानी को देखते हुए वो गुस्से से भर जाता है और डिसाइड करता है कि वो अपने नेकलेस का लाल गहना फेंक देगा। जैसे ही वो नेकलेस को फेंकने की कोशिश करता है हारुका वहाँ आकर उसे रोक लेती है। हारुका कहती है कि उसे ये नहीं फेंकना चाहिए क्योंकि ये उसकी माँ की आखिरी निशानी है। लेकिन याकुमो हारुका को धक्का दे देता है और पूछता है कि हारुका उसके बारे में क्या जानती है। हारुका गिर जाती है और तब याकुमो को एहसास होता है कि वो होश में नहीं है। उसे अपने इस हरकत पर अफसोस होता है। तब हारुका बोलना शुरू करती है। हारुका कहती है कि हाँ वो याकुमो के बारे में कुछ नहीं जानते लेकिन वो देखती है कि याकुमो
याकुमो हमेशा अकेले रहता है और अपने सारे बोझ खुद ही चुपचाप उठाता है। फिर भी वो चाहती है कि वो उसकी मदद करे। इसके अलावा हारुका उसे कहती है कि वो अपने माँ का नेकलेस खराब ना करे। उसका कहना है कि चाहे उसकी माँ के अपने कुछ रीजंस होंगे, लेकिन फिर भी वो उसकी माँ थी। हारुका के शब्दों से याकुमो का मन बदल जाता है। वो हारुका से माफी मांगते और नेकलेस उसे संभाल कर रखने के लिए दे देता है। पर तभी एक कपल ये पूरा मोमेंट एंजॉय करके देख रहे होते हैं। वो आदमी कहता है कि सच्चाई जानने के बाद भी याकुमो अब तक अंधेरे का सामना करता रहा, लेकिन ये सब जिंदगी का हिस्सा है। आखिरकार एक दिन वो भी अंधेरे में गिर ही जाएगा, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। इसके अलावा वो आदमी अपने पार्टनर को ऑर्डर देता है कि उस आदमी को इन्फॉर्म करे कि उसने अपने बेटी के सोल के लिए एक परफेक्ट वेसल ढूंढ लिया है। और ये बात कहते वक्त वो हारुका को घूरता है। लेकिन अब जब याकुमो का दिमाग शांत हो गया है, हारुका उसे एक इम्पोर्टेंट बात बताती है। वो अपनी दोस्त मायुको की कहानी याद करती है जो खोज के सामने आ गई थी। हारुका याकुमो को उसी जगह ले जाते हैं जहाँ पे वो खोज का हादसा हुआ था। तभी गोतो वहाँ दौड़ते हुए आता है। याकुमो अपनी इन्वेस्टिगेशन में बिजी होता है और गोतो हारुका से पूछता है कि क्या हुआ। हारुका उन्हें सब कुछ बता देती है और ये सब सुनने के बाद गोतो बस उससे कहता है कि ऐसे हादसों के लिए वो हमेशा याकुमो को कॉल करे। लेकिन हारुका कहते हैं कि वो ऐसे इंसान नहीं बनना चाहते जो सिर्फ याकुमो की पावर्स का फायदा उठाए। इसके बाद वो याकुमो के पास जाते हैं जहाँ याकुमो उसे बताता है कि उसने एक खोज को महसूस किया है। वो सब वापस क्लिनिक जाता है जहाँ याकुमो अपनी गलती मानकर माफी मांगता है। तब गोतो हिजिकाता के केस की सिचुएशन एक्सप्लेन करता है। पता चलता है कि आंदो किनोशिता का जूनियर था मेडिकल स्कूल में और दोनों काफी क्लोज थे। किनोशिता के मुताबिक जब उसकी बेटी आयागा की मौत हो गई थी, आंदो ने उसकी याद के लिए एक फोटो मांगी थी। ये बात किनोशिता को थोड़ी अजीब लगी थी, लेकिन फिर भी उसने आंदो को वो फोटो दे दी जो बाद में गोतो ने डिस्कवर की थी। जैसे ही किनोशिता अपनी बात खत्म करता है, याकुमो बताता है कि उसने अभी अभी आयागा की खोज से मुलाकात की है। याकुमो कहता है कि वो खोज अब भी उस जगह पर है जहाँ वो मरी थी और वहाँ से गुजरने वालों को कहता है कि वो रुक जाए। याकुमो किनोशिता से पूछता है कि क्या उसे पता है कि आयाका ऐसा क्यों कर रही है। किनोशिता ये जानने से इनकार कर देता है, लेकिन याकुमो और ज्यादा फोर्स करने लगता है और सीधा पूछ ही लेता है कि क्या किनोशिता अपनी बेटी को वापस जिंदा करने की कोशिश कर रहा है। किनोशिता फिर भी जवाब देता है कि अगर ये पॉसिबल होता तो ये उसकी ख्वाहिश होती। इसके बाद सब वहाँ से निकल जाता है और अगले चाबी के बारे में क्लू ढूंढने का फैसला करता है। जब वो ड्राइव कर रहे होते हैं, याकुमो दीवार पर कुछ पेंट किया हुआ देखता है। ये देखकर उसे समझ आता है कि ये वही अक्षर है जो चाबी पर लिखा हुआ था। इस बात को देखते हुए गोतो और याकुमो डिसाइड करते हैं कि वो उस लोकेशन को चेक करेंगे। जब वो एक शेड के पास पहुंचते हैं, वो धीरे धीरे अंदर घुसते हैं और किसी इंसान को महसूस करता है। अपने आप को बचाने के लिए वो तैयार होते हैं, लेकिन जो मिलता है वो रूमी होती है, वही लड़की जिसका कुछ दिनों पहले मिसिंग रिपोर्ट की गई थी। ये न्यूज पब्लिक होती है और रूमी अपने परिवार के लिए एक स्टेटमेंट लिखती है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उस जगह में उन सारी लड़कियों की चीजें भी मिलती है जो मर्डर की गई थी। ये साबित करता है कि आंदो ही इन मर्डर वाले हादसे के पीछे था। अगले दिन वो डॉक्टर याकुमो को अपने ऑफिस ले जाता है। वहाँ वो उसे हाल ही में हुए मर्डर लड़कियों के एक्सप्रेशंस दिखाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि अपनी इतनी लंबी जिंदगी में और इस तरह का काम करते हुए उन्होंने कभी नहीं देखा कि किसी मरे हुए के चेहरे पर इतना खूबसूरत एक्सप्रेशन हो सकता है। डॉक्टर याकुमो से पूछते हैं कि क्या उसे पता है कि इसका मतलब क्या हो सकता है। वही गोतो जो याकुमो के साथ होता है एक फोटो देखता है। ये फोटोग्राफ किनोशिता की होती है और उसके साथ एक सुनहरे बालों वाला आदमी भी होता है, जिसे देखकर याकुमो हैरान हो जाता है। इसी बीच हारुका किनोशिता से मिलने जा रही होती है ताकि उसका शुक्रिया अदा कर सके जो उसने हारुका की मदद की थी। रास्ते में हारुका इशिन से मिलती है। जब सब बात कर रहे होते हैं, इशिन नोटिस करता है कि हारुका उसकी बहन का नेकलेस पहने हुआ है। हारुका समझाती है कि याकुमो ने उसे ये नेकलेस संभाल के रखने के लिए दिया था। इसके बाद वो लोग अलग हो जाते हैं और हारुका क्लिनिक की तरफ चली जाती है। क्लिनिक पहुंचकर हारुका अपने साथ लाए कुछ तोहफे किनोशिता को देती है, लेकिन किनोशिता अजीब तरीके से बिहेव कर रहा होता है। वो कहता है कि उसे हारुका से मिलना जरूरी था। किनोशिता अपने शब्दों को समझाता है और बताता है कि उसे कहा गया है कि हारुका आयाका की सोल के लिए एक परफेक्ट वेसल होगी। अचानक एक औरत हारुका के पीछे से आकर शॉक का यूज करके उसे बेहोश कर देती है। इसी बीच गोतो जो उस तस्वीर को देख रहा था, जल्दी जल्दी किनोशिता के पास जा रहा होता है। उस आदमी को इस केस में देखकर उसका शक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। रास्ते में याकुमो को हारुका का कॉल आता है। जब वो कॉल उठाता है तो वो औरत दूसरी तरफ से बात कर रही होती है। वो याकुमो से कहती है कि उसका कीमती फ्रेंड आज रात मर जाएगी। उसके बाद वो लोकेशन बताते हैं और कहते हैं कि अगर याकुमो जल्दी करे तो शायद वो टाइम पर पहुंच जाए। ये सुनकर याकुमो गोतो से कहता है कि रास्ता बदलकर उन्हें उस लोकेशन की तरफ जाना होगा। वो लोग जल्दी से उस लोकेशन पर पहुंचते हैं जहाँ किनोशिता हारुका को नदी में फेंकने की कोशिश कर रहा होता है। फिर भी याकुमो और गोतो पूरी कोशिश करते हैं कि इसको रोका जा सके, लेकिन किनोशिता एक पाइप का यूज करके गोतो को मार देता है, जिससे हारुका बिना किसी सपोर्ट के गिर जाती है। याकुमो बिना सोचे समझे उसके पीछे जंप करता है और उसे बचाने में सफल होता है। थोड़ी देर बाद हारुका अपनी आंखें खोलती है। किनोशिता जो अब घबराया हुआ है अरेस्ट होने वाला होता है। याकुमो उससे एक सवाल पूछना चाहता था और इसी वजह से वो गोतो से कहता है कि सबको क्लिनिक ले जाए, जहाँ उस बूढ़े डॉक्टर को भी बुलाया जाता है जिन्होंने पोजेस हिजिकाटा
को ले आने का ऑर्डर दिया था। जब सब इकट्ठा हो जाते हैं, याकुमो अपनी बात शुरू करता है। सबसे पहले वो किनोशिता से पूछता है कि क्या वो आयाका की आत्मा के साथ मिल चुका था उन 2 लाल आंख वाले आदमियों की मदद से। किनोशिता ये बात मान लेता है और समझाता है कि उसे कहा गया था कि अगर वो अपनी बेटी की उम्र की एक लड़की को मार दे तो उसकी बेटी आयाका की आत्मा उसके शरीर में समा जाएगी और आयाका दोबारा जिंदा हो जाएगी। अगला सवाल था कि किनोशिता ने आंदो को क्यों मारा। किनोशिता बताता है कि आंदो उसका जूनियर नहीं था, बल्कि उस ब्लॉन्ड आदमी ने उसे मिलवाया था जो उसकी बेटी जैसे दिखने वाली लड़कियों को किडनैप करने में मदद करता था। लेकिन बाद में आंदो उसे ब्लैकमेल करने लगा और ज्यादा पैसे मांगने लगा। उसने धमकी दी कि अगर पैसे नहीं दिए तो वो पुलिस को सब बता देगा। इस वजह से किनोशिता ने ड्रग्स का यूज करके आंदो को मार दिया। किनोशिता के मुताबिक आंदो जैसे लोग जो माँ बाप के अपने बच्चों के लिए प्यार का फायदा उठाकर उन्हें ट्रांसपोर्ट करते हैं, उन्हें मर जाना चाहिए। तभी याकुमो आता है और कहता है कि किनोशिता के विक्टिम्स के भी माँ बाप थे। इस बात पर किनोशिता गुस्से में याकुमो को इंसल्ट करता है और पूछता है कि एक ऐसा बच्चा जिसे उसकी माँ ने ही मारने की कोशिश करी थी वो क्या समझ सकता है। लेकिन याकुमो समझाता है कि चाहे वो इन बातों को ना समझ सके, लेकिन एक बच्चे के दुख को समझाता है जो अपने माँ बाप के किए नतीजों को सहने के लिए मजबूर है। इस बात के साथ वो सभी हाल ही में मरी हुई लड़कियों की तस्वीरें निकालता है। याकुमो का कहना है कि आयाका की आत्मा इन शरीरों में जरूर समाई थी। उसके मुताबिक आयाका चाह रही थी कि मरने से पहले विक्टिम्स के मन से दर्द को दूर कर सके और इसी वजह से उसने तय किया कि वो इन मर रही लड़कियों के अंतिम पलों में उनका शरीर अपनाए। और इस बात का ये भी मतलब बनता है कि किनोशिता ने अपनी बेटी को बार बार मार दिया और उसकी आत्मा को मौत का सामना लगातार करना पड़ा। ये सुनकर किनोशिता टूट जाता है और अपने किए का एहसास करता है। इसी वक्त आंदो की भूत हिजिकाटा से चली जाती है। फिर भी जैसे याकुमो ने कहा था, आंदो की सोल इसलिए चली गई क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि किसी को पोजेस करके भी एक सोल दोबारा से जिंदा नहीं हो सकता। अगले सुबह हारुका आयाका के ग्रेव पर उसका शुक्रिया अदा करना चाहती है। वही गोतो अपने ऑफिस लौटता है। गाड़ी में वो आखिरकार समझ जाता है कि इशी उसे ऐसे क्यों देखता था। ऐसा इसलिए क्योंकि वो समझता था कि गोतो एक साइकिक है जो अपने पावर्स का यूज करके केसेस सॉल्व करता है, लेकिन असल में ये सब तो याकुमो के पावर्स का कमाल था। इसी बीच जब हारुका प्रे कर रही होती है, याकुमो नदी के उस पार देखता है और पता चलता है कि वो सुनहरे बालों वाला आदमी वहाँ खड़ा है। और साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि ये आदमी याकुमो का असली फादर है, लेकिन याकुमो इसे मानने से इनकार करता है। यहाँ हारुका अपना काम पूरा करके उसके पास आ जाते और दोनों वापस लौट जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक शादीशुदा आदमी एक अपार्टमेंट देखने जाता है जो वो किराए पर लेना चाहता है। माना जाता है कि ये जगह हॉन्टेड है और इसीलिए इसका किराया बहुत सस्ता है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अपार्टमेंट के साथ एक अजीब सा शीशा भी मिलता है। क्या फायदे का सौदा है, नहीं। लेकिन उसी रात शावर लेते वक्त उसे किसी की मौजूदगी महसूस होती है, लेकिन वो इसे सिर्फ अपना वहम मानकर नजरअंदाज कर देता है। अपने डेली रूटीन के मुताबिक वो उस रूम में चला जाता है, लेकिन तभी अचानक लाइट चली जाती है। अंधेरे के बावजूद आदमी को शीशे के पीछे एक भूतिया शक्ल नजर आती है जो उसे डर के मारे चीखने पर मजबूर कर देती है। अगले सुबह हिजिकाता अनसॉल्व केसेस के यूनियन में पुलिस डिपार्टमेंट आती है, लेकिन उसके आने से इशी घबरा जाता है और अपने ऊपर कॉफी गिरा लेता है। वैसे भी हिजिकाता का कहना है कि वो सिर्फ शुक्रिया कहने आई है, लेकिन गोतो वहाँ नहीं होता। पता चलता है कि उसने दिन की छुट्टी ली है और घर लौट गया है, लेकिन ना तो उसकी वाइफ वहाँ होती है और ना ही उसका बेटा। इसी बीच यूनिवर्सिटी में हारुका और उसके दोस्तों के बीच नॉर्मल लड़कियों की टॉपिक्स पर बात चल रही होती है। तभी मायुको याकुमो का जिक्र करते हैं और बात हारुका पर आ जाती है। इस बात से हारुका अपने जज्बात और पर्सनल इश्यूज पर सोचना शुरू कर देती है, जिस पर उसके दोस्त उसे छोड़कर एक लड़की के पास चले जाते हैं जो परेशान लग रहा होता है। ये वही लड़का है जिस पर अपार्टमेंट में भूत ने हमला किया था और इसका नाम है डेट। ये बात सुनकर हारुका तुरंत अपने क्लब चली जाते हैं, जहाँ वो देखती है कि याकुमो फिर से सो रहा है। बिना किसी परवाह के वो उसे जगा देते और दोनों एक बार फिर से बहस करने लग जाता है। याकुमो तो उसे अलग अलग तरीके गाली भी बकना स्टार्ट कर देता है, लेकिन आखिरकार हारुका उसे डेट की हालत के बारे में बताती है। याकुमो मदद करने का फैसला करता है और सबसे पहले रियल एस्टेट एजेंट से मिलता है। उस एजेंट से याकुमो को पता चलता है कि एक औरत जिसका नाम किमिको थी उस रूम में गुजर गई थी और तब से वहाँ भूत के दिखने की बातें हो रही है। इसीलिए याकुमो किमिको के बारे में और जानकारी लेने के लिए उसके ऑफिस में जाता है जहाँ वो काम करती थी। जिसके बाद वो किमिको के एक दोस्त से मिलता है। वहाँ याकुमो को पता चलता है कि किमिको एक काफी स्ट्रिक्ट और सीरियस लड़की थी जो ज्यादा लोगों को पसंद नहीं थी। इस बात के साथ वो डेट की लोकेशन की तरफ अपने सफर की शुरुआत करते हैं, लेकिन रास्ते में इशी और हिजिकाता उन्हें देख लेते हैं। इशी जो हारुका का दीवाना है उसे साथ चलने के लिए कहता है। उसका कहना है कि हिजिकाता उन्हें खाना खिला रही है अपनी रिकवरी सेलिब्रेट करने के लिए और हारुका को भी उनके साथ चलना चाहिए। फिर भी जब हारुका इशी से बात कर रही होती है, याकुमो उसे छोड़कर चला जाता है। ये देखकर हारुका को उनका इन्विटेशन मना करना पड़ता है और वो याकुमो को ढूंढने लगती है। आखिरकार वो डेट के अपार्टमेंट तक पहुँचते हैं और वहाँ पहुँचकर वो डोरबेल बजाते हैं और घर के अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर वो याकुमो को बिना शर्त के देखती है। याकुमो समझाता है कि वो डेट के शावर का यूज कर रहा था। हारुका शिकायत करना शुरू कर देती है और पूछती है कि याकुमो से छोड़कर क्यों चला गया था और उसके कॉल्स क्यों इग्नोर कर रहा था, लेकिन याकुमो को इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता।
पड़ता और कहता है कि उसने हारुका को अपने साथ आने के लिए थोड़ी ही कहा था। इसके बावजूद माहौल काफी गर्म हो जाता है क्योंकि ये हारुका का पहली बार किसी लड़के के रूम में आना है और पहली बार याकुमो को बिना शर्ट के देखना भी है। हारुका थोड़ी अजीब सी बिहेव कर रही होती है। तभी याकुमो अपने पहले की बातों के लिए माफी मांगता है जो हारुका को एकदम चौंका देता है। इसके बाद याकुमो उसके पास आता है जो हारुका की धड़कन तेज कर देता है, लेकिन जैसा हारुका ने सोचा था वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि याकुमो एक क्लू ढूंढ लेता है। उसे समझ आता है कि वो अजीब तरह का शीशा किसी ने जानबूझकर बाहर लगा था जो शायद किमिको खुद थे। अचानक याकुमो उस मिरर में एक खोस्ट को देखता है। उस खोस्ट से बात करते वक्त उसे कहा जाता है कि वो मिरर के पीछे से एक एनवेलप निकाले और बिना अंदर देखे उसे जला दे, और इसीलिए याकुमो भी यही करने की सोचता है। इसी वजह से वो लोग इशिन के मंदिर की तरफ जाता है जहाँ इशिन ने उनके लिए आग तैयार करके रखी होती है। लेकिन लास्ट मोमेंट पे हारुका फैसला करती है कि एनवेलप को जलाने से पहले एक बार अंदर झांक ले। जब वो एनवेलप खोलती है तो उसके अंदर किमिको की एक तस्वीर होती है जिसमें वो अच्छे से तैयार हुई होती है। ये देखकर हारुका समझ जाते हैं कि किमिको एक शाई लड़की थी जो तैयार होकर क्यूट लगना चाहते थे, लेकिन अपनी शर्मिंदगी की वजह से वो पब्लिक में ऐसा नहीं कर पाती थी और इसी वजह से लोग उसे ज्यादा सीरियस समझते थे। तभी किमिको का भूत वहाँ आ जाता है। याकुमो हारुका को बताता है कि भले ही उसने किमिको का प्रॉमिस तोड़ दिया पर किमिको उससे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है। इसके बाद हारुका एनवेलप में जो तस्वीर थी उसे जलाने का फैसला करते हैं। किमिको का भूत हारुका से कहते हैं कि वो भी अपनी पूरी कोशिश करे और ये सुन के किमिको शांति से गायब हो जाता है। इस तरह से ये केस भी सॉल्व हो जाते हैं। बाद में जब हारुका नाव के साथ खेल रही होते हैं, याकुमो इशिन से बात करता है। वो अपने माँ के बारे में सोचता है और पूछता है कि क्या उसके माँ के अंदर भी कोई दूसरी पर्सनैलिटी थी जो वो नहीं जानता था, बिल्कुल किमिको की तरह। खैर हारुका वापस मंदिर आते हैं और फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं नाव उनके पास आता है और एकदम क्यूट से एक्सप्रेशन से उन्हें देखता है। ऐसा लगता है कि नाव कुछ चाहता है। हारुका याकुमो को एक क्लू देती है और कहती है कि आज मैंने एक नई ड्रेस पहनी है। ये सुनकर याकुमो समझ जाता है कि नाव क्या चाहता है और उसे एक कॉम्प्लीमेंट देता है। इससे नाव बहुत खुश हो जाता है। हारुका याकुमो की तारीफ करते और मजाक में उसके चेस्ट पे मारने लगते, लेकिन इससे याकुमो एकदम हिल जाता है और वहाँ हमें पता चलता है कि उसके रिब्स उसकी वीक स्पॉट है। फिर एक रात हमें एक छोटी सी लड़की दिखाया जाता है जो डरावने तरीके से इंसानों का स्केच बना रही होती है और एक अजीब सा गाना गा रही होती है। तभी एक आदमी उसके पास आता है। वो आदमी लड़की से कहता है कि सपने सिर्फ उन्हें ड्रॉ करके सच नहीं होते, उन्हें सच करने के लिए उन पर काम करना पड़ता है। अपने लाल आँख दिखाकर वो लड़की को अपने अंदर आने के लिए कन्विंस कर लेता है। अगली सुबह हारुका फिर से अपने क्लब जाती है। वहाँ याकुमो सोफे पर बैठा होता है और पूछता है कि आज हारुका कौन सी नई मुसीबत लेकर आई है। लेकिन आज हारुका एक अच्छी खबर लाई होती है। वो एक कॉन्सर्ट के पोस्टर दिखाते हैं और बताते हैं कि वो इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। हारुका चाहती है कि याकुमो भी वहाँ आए और उसकी परफॉर्मेंस देखे और उसके इस जिद के सामने याकुमो मान जाता है। हारुका कहती है कि वो कल उसके लिए टिकट लेकर आएगी और फिर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हिजिकाता एक पुरानी हवेली में होते हैं। वहाँ वो उस जगह की फोटोज खींच रही होते हैं, यही उम्मीद करके कि उन अफवाहों के पीछे कोई सच्चाई हो। हिजिकाता इस घर को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते लेकिन अपने काम से ज्यादा खुश नहीं होती और इस वजह से वो फैसला करते हैं कि हवेली के ऊपर वाले हिस्से में इन्वेस्टिगेट करेगी। जब हिजिकाता घूम रही होती है तो उसे एक कमरे से हल्की सी आवाज सुनाई देती है और इस वजह से वो धीरे से झांकती है और देखती है कि एक औरत जमीन पर गिर गई है। जब हिजिकाता उसे जगाते हैं तो वो थोड़ी डरी हुई लगती है और चीखने लगते हैं कि वहाँ एक भूत है। अचानक वो औरत हिजिकाता को गले लगा लेती है, लेकिन उसके पीठ के पीछे एक डरावनी स्माइल होती है। हिजिकाता फिर याकुमो के पास जाते हैं उस सिचुएशन के बारे में बताने और उसे एक होस्ट की वीडियो दिखाने के लिए। वो तो समझाता है कि ये वीडियो नानासे की हवेली में शूट हुई थी जहाँ 15 साल पहले एक परिवार के 4 लोगों का मर्डर हुआ था। अब इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक नई टीम बनाई गई है। याकुमो उन सब के साथ पुलिस डिपार्टमेंट जाता है। वहाँ वो लोग हिजिकाता के साथ मिलते हैं और फुटेज का रिव्यू करते हैं। हिजिकाता बताती है कि प्रोफेशनल्स ने पहले इसे चेक कर लिया है और ये फुटेज बिल्कुल भी एडिटेड नहीं लगती। आखिरकार वो लोग वीडियो देखना शुरू करते हैं, लेकिन फिल्म काफी लंबी होती है और ज्यादा वक्त तक कुछ नहीं होता। इसी वजह से याकुमो हिजिकाता से कहता है कि वो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करे और एग्जैक्ट टाइम पर ले जाए। हिजिकाता ऐसा ही करते हैं और स्क्रीन पर एक होस्ट बिल्कुल साफ दिखाई देता है। ये देखकर याकुमो तुरंत खड़ा हो जाता है और बिना कुछ कहे रूम से चला जाता है। इसी बीच हारुका अपने क्लब रूम जाते हैं, लेकिन दरवाजा लॉक होता है। अपने पास रखी दूसरी चाबी का यूज करके वो अंदर जाते हैं और टिकट वहाँ रख देते हैं। उस रात याकुमो हारुका को कॉल करता है जो हारुका के लिए एक सरप्राइज और खुशी से भरा मोमेंट होता है, लेकिन उसके पास अच्छी खबर नहीं होती। याकुमो बताता है कि उसे कुछ जरूरी काम है, इसलिए वो कॉन्सर्ट अटेंड नहीं कर पाएगा। कॉल कट करने के बाद याकुमो एक लोकेशन पर चला जाता है। अगली सुबह गोतो और ऋषि अभी भी याकुमो के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा होता। तभी अचानक कैप्टन मियागावा वहाँ पहुँचती है। दूसरी तरफ हारुका क्लब रूम में जाती है और देखती है कि याकुमो अब तक वापस नहीं आया है। ऊपर से उसे एक मैप मिलता है जिसमें एक लोकेशन पिन पॉइंट की गई होती है। हारुका फैसला करते हैं कि वो इस लोकेशन पर जाकर याकुमो को ढूंढेगी। जब वो इस एरिया को एक्सप्लोर कर रही होती है तब एक आदमी की परछाई उसके पीछे दिखाई देती है। दूसरी तरफ मियागावा गोतो को भी लेकर जाते हैं और अपनी बातें शेयर करते हैं।
हैं। वो रिवील करते हैं कि वो वही ऑफिसर थी जिसने नानासे के मर्डर वाले केस का डिस्कवर किया था। लेकिन मियुकी एक 10 साल की लड़की जो इस केस का ही विक्टिम थी, किडनैप हो गई थी और ये कोई नहीं जानता कि वो आज भी जिंदा है या नहीं। मियागावा कहती है कि उसने मियुकी को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन किसी इंसान या चीज ने पीछे से उस पर अटैक किया था। अब मियुकी 15 सालों से मिसिंग है और मियागावा चाहती है कि गोतो उसे ढूंढे और इस केस को सॉल्व करे। इसी वजह से गोतो अपने लोगों के साथ नानासे की हवेली को इन्वेस्टिगेट करने के लिए रात के वक्त निकलता है। लेकिन पहले गोतो सजेस्ट करता है कि वो होशिनो को इंटरव्यू करे, वही लड़की जिसने घोस्ट की वीडियो शूट की थी। जब वो होशिनो से मिलती है तो गोतो देखते है कि वो उस औरत से मिलती जुलती है जो लाल आंख वाले आदमी के साथ होती है। फिर भी वो इंटरव्यू करते हैं और जल्दी से हवेली की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन इशी अंदर जाने से डर रहा होता है। इसी वजह से गोतो अकेला ही अंदर जाता है, लेकिन वो सुनहरे बालों वाली औरत उस पर अटैक कर देती है और उस पर इलेक्ट्रिक शॉक लगा देती है। गोतो जोर से चिल्लाता है, लेकिन इशी इतना डर जाता है कि वो उन्हें रोकने के बजाय पुलिस को मदद के लिए बुलाता है। अगले दिन मियागावा इशी को उसके इस डरपोक हरकत के लिए डांटने लगते हैं और उसके नाक पर एक घूसा मारकर अपना गुस्सा निकालती है। वो बताती है कि अगर गोतो के साथ कुछ भी बुरा होता है तो वो उसे कभी माफ नहीं करेगी। इसी बीच हारुका अभी भी याकुमो के गायब होने को लेकर परेशान होती है, लेकिन याकुमो जो अब तक गायब था एक केबिन के पास दिखाया जाता है। जब वो केबिन को एक्सप्लोर कर रहा होता है वो औरत उस पर अचानक से अटैक कर देती है। वो उसे आसानी से अपने कब्जे में ले लेती है और रिवील करती है कि वो वीडियो एक ट्रैप थी जो याकुमो को यहाँ ले आने के लिए बनाई गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, वो याकुमो के करीब आते हैं और बताते हैं कि वो उसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि उसका जीवन बर्बाद करना चाहते हैं। इस बात के साथ वो याकुमो के दिल पर इलेक्ट्रिक शॉक लगा देते हैं और पागलों की तरह हंसने लगते हैं। इसी दौरान पुलिस ताकेदा को ढूंढने के लिए पोस्टर्स लगा रही होती है। तभी एक पुलिस ऑफिसर ताकेदा को कुछ ही दूर खड़ा हुआ देखता है। ये देखकर वो लोग उसका पीछा करना शुरू करते हैं, पर ताकेदा पुलिस को अपने पीछे कहीं ले जाने की कोशिश कर रहा होता है। दूसरी तरफ हिजिकाता ऑफिस आते हैं और उसे भी पता चलता है कि गोतो सच में गायब हो गया है। सिर्फ यही नहीं, वो देखती है कि इशी एक शैडो के जैसा बन गया है जो पहले का कॉन्फिडेंट इशी नहीं रहा। जब याकुमो से भी कांटेक्ट नहीं हो पाता तो वो हारुका को कांटेक्ट करते हैं जो अभी टेंपल के रास्ते में होती है। जैसे ही सभी लोग टेंपल में एक जगह जमा होते हैं, इस टॉपिक पे बात शुरू होती है। सबको पता चलता है कि गोतो और याकुमो लगभग एक ही समय पर गायब हो गए थे जब उन्होंने वो खोज वीडियो देखी थी। इशिन खुद उस वीडियो को देखना चाहता है, लेकिन जो चीज वो देखता है वो हिला देने वाली होती है। उस वीडियो में जो खोज कैप्चर हुई थी वो और कोई नहीं बल्कि आजुसा है जो इशिन की बहन है और याकुमो की माँ है। अचानक इशी जो अब तक चुप था बोल उठता है और कहता है कि इस मामले को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। लेकिन हारुका इस बात से सहमत नहीं होती और उसे गाली देने लगती है कि इशी इतना डरपोक हो सकता है कि वो अपने सीनियर गोतो की मदद तक नहीं करना चाहता। इस बात से गुस्सा होकर वो रूम छोड़कर चला जाता है और हिजिकाता उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाने लगती है। वो देखती है कि इशी मंदिर के सीढ़ियों पर उदास बैठा हुआ है और उसे हौसला देती है कि वो गोतो और याकुमो को जरूर ढूंढ लेंगे। उसके शब्दों और मोटिवेशन की वजह से इशी को समझ आता है कि उसने अब तक कितनी गलतियां की है और वो अपनी आंखें खोलने का फैसला करता है। इसी बीच इशी शमशान की तरफ चला जाता है जहाँ हारुका रोते हुए भागकर चली गई थी। इशिन उसका दुख समझता है और उसे शांत करता है। साथ ही वो एक कहानी याद करता है जब याकुमो मिडिल स्कूल में था। एक टीचर था जो एक दिन गुजर गया और याकुमो ने इसके लिए खुद को जिम्मेदार माना। एक रात उसने अपने ही आंख निकालने की कोशिश की, लेकिन इशिन ने उसे ऐसा करने से रोका और इस हादसे में खुद ही घायल हो गया। उस दिन से इशिन ने लाल कॉन्टेक्ट लेंसेज पहनना शुरू किया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि याकुमो इस मुश्किल हालात में अकेला महसूस करे। ये कहानी सुनने के बाद हारुका को समझ आता है कि याकुमो कैसे खुद को दूसरों से दूर रखने की कोशिश कर रहा है ताकि उन्हें उसके वजह से तकलीफ ना हो। ये बात समझकर हारुका शांत हो जाते हैं और दोनों वापस टेंपल लौट जाते हैं जहाँ इशी पहले से मौजूद होता है। इशी अपनी पुराने बातों के लिए माफी मांगता है। आखिरकार सभी लोग अब मेन मुद्दे पर आ जाते हैं। हिजिकाता बताती है कि उन्हें भी याकुमो की नजरिए से सोचना चाहिए ताकि उसका पता लगाया जा सके। फिर सब लोग उस वीडियो को दोबारा देखते हैं। अचानक हारुका एक चीज पर ध्यान देती है। उसे समझ आता है कि वीडियो का लोकेशन ट्रेन स्टेशन के पास होने का दावा किया गया था, लेकिन फुटेज में एक भी ट्रेन नजर नहीं आ रही है जबकि वो समय सबसे बिजी रहता है। इससे हारुका को ये तो समझ आता है कि फुटेज का लोकेशन नानासे के हवेली का नहीं हो सकता। इस बात की जड़ तक पहुंचने के लिए हिजिकाता और इशी उस इंसान के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं जिसने उन्हें ये वीडियो दी थी, लेकिन ये पता चलता है कि उस इंसान की सारी जानकारी झूठी थी। तभी इशिन आता है और अपनी बहन आजुसा की चीजों को तलाश करने लगता है ताकि उसमें से कोई क्लू मिल सके। इशिन को आजुसा का नाम का एक लेटर मिलता है और ये देखकर सब लोग शॉक जाते हैं कि ये लेटर लिखा गया था हारुका की माँ केको के द्वारा। ये बात सबके होश उड़ा देती है। इसके बाद इशिन एक फ्लैशबैक में चला जाता है। दरअसल एक टाइम पर आजुसा को एक आदमी ने किडनैप कर लिया था और उसने उसे कैद कर दिया था, लेकिन पूरे 2 हफ्तों के बाद आजुसा वहाँ से भागने में सफल रही और उस वक्त जो इंसान उसकी मदद कर रहा था वो केको थी जो हारुका की माँ है। इशिन कहता है किस्मत वाकई अजीब चीज है। वो ये भी बताता है कि उसने कई बार इस लेटर को खोलने का सोचा, ये उम्मीद करते
करते हुए कि शायद इसमें आजुसा की लोकेशन का कोई क्लू हो, लेकिन वो खुद को ये करने से रोकता रहा। सिर्फ इतना ही नहीं, आजुसा के किडनैप के समय उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया था। बाद में उसने याकुमो को जन्म दिया, जिसका असली फादर वो किडनैपर था। ये सुनकर हिजिकाता, इशी और हारुका लेटर को लेकर बाहर जाते हैं और उसे वहाँ खोलते हैं, लेकिन जो कुछ भी वो लेटर में पढ़ते हैं वो उन्हें अंदर तक हिला कर रख देता है। लेटर के मुताबिक आजुसा का हस्बैंड और कोई नहीं बल्कि ताकेदा था, जो भी नानासे के मर्डर वाले केस का कल्प्रिट है। ये सब समझने के बाद वो लोग हारुका को उसके अपार्टमेंट पर ड्रॉप करते हैं और खुद वापस ऑफिस जाके केस की दोबारा जांच करते हैं। हारुका थक चुकी होती है और कहती है कि उसने याकुमो के गायब होने के बाद से एक रात भी नहीं सोया। इसी वजह से वो तुरंत अपने बिस्तर पर जाकर सो जाती है, भले वो जागते रहने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच वो आदमी अपने दोस्त से कहता है कि वो याकुमो के पास जा रहा है, क्योंकि ताकेदा ऑलरेडी अपना प्लान स्टार्ट कर चुका है। ये सुनने के बाद वो औरत डिसाइड करते है कि वो हारुका को पकड़ने उसके पास जाएगी। इसी बीच ताकेदा अभी पीछा किए जाने के बावजूद अचानक एक डेड एंड पर उन सब पुलिस वालों के सामने से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ ऑफिस में इशी जिद करता है कि उसे ताकेदा के बारे में जानकारी चाहिए ताकि वो गोतो को ढूंढ सके, लेकिन मियागावा उसे डांटने लगते हैं और एक नूब होने के नाते उसे टॉयलेट साफ करने को कहते हैं। हालांकि इस बात पे वो एक हिंट छुपा रही होती है, जो ताकेदा को वॉशरूम में एक फाइल ढूंढने में मदद करते हैं। जल्दी ही मियागावा भी मेंस वॉशरूम में आती है, जहाँ वो इशी से मिलती है और गोतो को ढूंढने के बारे में डिस्कस करते हैं। चीफ से बात करने के बाद इशी गोतो की वाइफ से बात करता है और उसे तसल्ली देता है कि वो उसके हस्बैंड को जरूर ढूंढ लेगा। हारुका के अपार्टमेंट में वो औरत हारुका को किडनैप करने के लिए आती है, लेकिन अचानक ताकेदा उसके सामने खड़ा हो जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने पुलिस को भी अपने पीछे लगाकर इस जगह तक लेकर आया है ताकि वो औरत हारुका को किडनैप ना कर सके। दूसरी तरफ हम याकुमो को देखते हैं, जो बंधा होता है और उसके शरीर पे उसे टॉर्चर किए गए निशान होते हैं। अगली सुबह ताकेदा के मदद के कारण हारुका अपने ही बेडरूम में उठती है। ताकेदा उसके सामने आता है और बताता है कि याकुमो अभी सुरक्षित है। वो कहता है कि याकुमो इस वक्त नागानो में है और उसने हारुका के लिए एक मैसेज भेजा है, जो ये है कि अपने कॉन्सर्ट की प्रैक्टिस करो। इसके बाद ताकेदा गायब हो जाता है, लेकिन हारुका ये जानने के बावजूद कि उसका पीछा किया जा रहा है, खुद नागानो जाने का फैसला करते हैं। वो औरत भी उसका पीछा करते हुए ट्रेन में चढ़ जाती है। ट्रेन में हारुका अपनी माँ को कॉल करके पूरी सिचुएशन समझाती है। इसी बीच हिजिकाता और ऋषि फाइल में कुछ भी अजीब नहीं पाते। इस वजह से वो हाडा से मिलने जाते हैं। वहाँ उन्हें ये समझ आता है कि मियुकी, वो छोटी लड़की जो मर्डर के वक्त किडनैप हो गई थी, उसकी शक्ल होशिनो से मिलती है, वही औरत जिसने उन्हें वो खोस्ट वीडियो दिया था। ऋषि इस बात का एहसास करते ही मियुकी के ग्रेड स्कूल टीचर के पास जाता है और उससे कुछ सवाल पूछने लगता है। वहाँ हमें पता चलता है कि मियुकी के परिवार ने उस पर बहुत टॉर्चर किया था। उसका फादर उसके लिए एक अलग कमरा रखता था, जहाँ वो उस पर अपना गुस्सा उतारता था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें ऐसा कोई कमरा नहीं मिला था, इसलिए वो तुरंत हवेली लौट जाते हैं। हवेली में ताकेदा का भूत उन्हें एक सीक्रेट रूम तक ले जाता है, जहाँ उन्हें गोतो बंधा हुआ मिलता है। दोनों उसे तुरंत आजाद कर देते हैं, लेकिन गोतो काफी गुस्से में होता है। उसके मुताबिक याकुमो और हारुका खतरे में है। वो कहता है कि ताकेदा के भूत ने उसे सब कुछ समझा दिया है और वो ब्लॉन्ड आदमी चाहता है कि वो याकुमो के सामने हारुका को मार दे ताकि वो अंधेरे में चला जाए। इसी बीच हारुका फाइनली नागानो पहुंचती है, जहाँ उसकी माँ उसे लेने आती है। वो दोनों तुरंत उस घर की तरफ जाते हैं जहाँ कभी आजुसा को किडनैप करके रखा गया था। वहाँ पहुँचने के बाद हारुका अपनी माँ को कुछ ही दूरी पर छोड़ देती है और अकेले जंगल की तरफ निकल पड़ती है। आखिरकार एक लकड़ी के घर का पता लगाने के बाद हारुका याकुमो को अंदर बंधा हुआ पाते हैं और उसे आजाद कर देते हैं, लेकिन शायद से याकुमो को कोई ड्रग दिया गया था और वो अभी भी उसके असर में है। अचानक मियुकी एक क्रॉसबो पकड़ते हुए उनके पीछे आकर खड़ी हो जाते हैं और उन्हें धमकाने लगती है, लेकिन खुशकिस्मती से गोतो और बाकी लोग पीछे से उस जगह पर पहुंच जाते हैं। गोतो चुपके से मियुकी के पास जाता है और याकुमो उसके ध्यान को भटकाने के लिए एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है। पर याकुमो मियुकी से एक बात पूछता है कि अगर ताकेदा नाना से मर्डर केस की कल्प्रिट नहीं है तो आखिर है कौन। तो मियुकी समझाने लगती है कि ये सब कुछ उसी का प्लान था। इस हादसे के बाद ब्लॉन्ड आदमी ने पूरी सेटिंग करके रखी थी कि ताकेदा पर शक किया जा सके, लेकिन असल में वो दोषी नहीं था। जब तक मियुकी अपने बकवास में लगी होती है, गोतो एक परफेक्ट मौका ढूंढकर उस पर टपक पड़ता है और उसे पकड़ लेता है। इससे याकुमो और हारुका को भागने का मौका मिल जाता है, लेकिन तभी अचानक वो ब्लॉन्ड आदमी उनके सामने आ जाता है। साथ ही मियुकी गोतो को एक इलेक्ट्रिक शॉक से बेहोश कर देती है। ब्लॉन्ड आदमी के ऑर्डर पर मियुकी हारुका के पैर पर एक तीर चलाने ही वाली होती है कि तभी आजुसा की आत्मा बिल्कुल वक्त पर वहाँ आ जाती है। आजुसा की आत्मा मियुकी को तीर चलाने से रोक लेती है और याकुमो को सच दिखाने के लिए तैयार होती है। गोतो समझाता है कि ताकेदा के मुताबिक जब उसे कल्प्रिट माना गया था, तब आजुसा दुख, उलझन और नफरत के समंदर में डूब गई थी। उन कमजोर पलों में ये बुरा आदमी उसका फायदा उठाकर उसे याकुमो को मार डालने के लिए मजबूर कर देता है। वो आदमी कहता है कि याकुमो बड़े होकर और भी ज्यादा लोगों को मार डालेगा और इसी वजह से आजुसा ने उसे मारने की कोशिश की थी। ये सब सुनने के बाद याकुमो समझ जाता है कि उसकी माँ ने क्या क्या सहा होगा और
और वो उसे माफ कर देता है। इसके अलावा याकुमो बताता है कि उसका जिंदा और मरे हुए लोगों के साथ कई सारे बॉन्ड्स हैं और इसी वजह से वो अंधकार के सामने झुकेगा नहीं। लेकिन ब्लॉन्ड आदमी इस बात पर शक करता है और देखना चाहता है कि याकुमो और कितना सह सकता है। अचानक मियुकी खुद को आजाद कर लेते हैं और अपने शौक का इस्तेमाल करके एक धमाका करते हैं, जिससे वो और उसका पार्टनर भाग निकलते हैं। इसके बावजूद याकुमो और दूसरे लोग आजुसा और ताकेदा के लिए एक समाधि बनाते हैं जहाँ उनकी आत्मा शांति से मुक्त हो सके। जाने से पहले आजुसा अपने बेटे को प्यार से टच कर पाते हैं और अंत में आसमान की ओर चली जाती है। इस घटना के साथ ही यह मुश्किल समस्या खत्म हो जाती है। परफॉर्मेंस के बाद याकुमो और हारुका उसकी माँ को स्टेशन छोड़ने जाते हैं। केको हारुका से कहती है कि वो घर और ज्यादा आया करे और याकुमो से रिक्वेस्ट करती है कि वो उनकी बेटी का ध्यान रखे। जाते वक्त जब ट्रेन चलती है, केको कहती है कि उनके पास उन दोनों के लिए कुछ है जो वो जल्दी भेजेंगी। दूसरी तरफ हिजिकाटा एक हॉस्पिटल में है जहाँ उन्हें पता चलता है कि वहाँ एक भूत के होने की अफवाह चल रही है जो उनके दोस्त के मुताबिक सच हो सकता है। एक भूत सो रहे पेशेंट्स के ऊपर दिखाई देता है और उनसे पूछता है कि वो कब मरेंगे। इसके कारण कई पेशेंट्स की तबीयत दर्द से और ज्यादा बिगड़ गई है। इसी वजह से हिजिकाटा फैसला करती है कि वो इस मामले को याकुमो के सामने रखेगी। लेकिन जैसे ही वो हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं, वो नाव और इशिन से टकरा जाते हैं जो यहाँ सिर्फ एक हल्की सी सर दर्द के लिए आए होते हैं। फॉर्मेलिटीज के बावजूद हिजिकाटा याकुमो के पास जाते हैं और उसे इस घटना के बारे में बताती है। ये कहानी सुनने के बाद याकुमो मान जाता है कि वो इस केस की जांच करेगा, लेकिन अभी उसके कुछ पहले से तय किए गए काम है। आगे हम देखते हैं कि वो गोतो, इशी और हारुका से मिलने के लिए निकल पड़ता है। ये लोग मिलकर याकुमो के फादर और मियुकी की लोकेशन के बारे में क्लूज ढूंढने की कोशिश करते हैं। यही नहीं, इशी एक अजीब सा थ्योरी भी सोचता है कि शायद से वो ब्लॉन्ड आदमी एक ज़ॉम्बी है। इसके बाद याकुमो भी सोचता है कि शायद उसका फादर एक भूत हो सकता है। वापस हॉस्पिटल में नाव एक छोटी सी लड़की से मिलती है जो व्हील चेयर में होती है और नाव से मौत के बारे में बातें कर रही होती है। इसी बीच इशिन को पता चलता है कि उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है और शायद से वो अगले साल तक जिंदा ना रह सके। अगली सुबह मियुकी को पुलिस के द्वारा पकड़ा जाता है और अरेस्ट किया जाता है। कुछ ही देर बाद गोतो को इस बात का पता चलता है। इसके बाद मियागावा बताती है कि उसने मियुकी का इंटरव्यू लेने के लिए रिक्वेस्ट भेज दी है। उसके मुताबिक जो इंसान 15 साल पहले इस इन्वेस्टिगेशन का इंचार्ज था, अब हेडक्वार्टर्स में एक एडमिनिस्ट्रेटर है। अपनी रेपुटेशन को बनाए रखने के लिए वो कोशिश कर रहा है कि ये इंसिडेंट पब्लिक के सामने ना आए। इसी वजह से मियागावा को जल्दी करनी होगी अगर वो सच्चाई तक पहुंचना चाहती है। दूसरी तरफ मियुकी अपने सेल में बैठी होती है इसी उम्मीद के साथ कि वो उसे बचा लेगा और उसे आजादी दिलाएगा। इसी बीच इशिन हॉस्पिटल में एक और एग्जामिनेशन करवाने के बाद वापस मंदिर जा रहा होता है, लेकिन इस बार वो नाव को कहीं नहीं ढूंढ पाता। वो उसे ढूंढने की कोशिश करता है और इसी दौरान उसकी मुलाकात वही व्हीलचेयर वाली लड़की से होती है जिससे पहले नाव मिली थी। उस लड़की को देखते ही इशिन उसे पूछता है कि क्या उसने कहीं आसपास एक छोटी लड़की को देखी है, लेकिन वो मना कर देते हैं कि उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता। इसके बाद दोनों बातें करना शुरू करते हैं और वो लड़की बताती है कि वो मर रही है और उसके पास सिर्फ 6 महीने बचे हैं। इशिन उसे तसल्ली देता है और तभी नाव वहाँ पहुँचती है। नाव उस लड़की से कहते हैं कि वो अब से उसकी दोस्त बन जाए और जैसे ही ये सब हो रहा होता है, एक डॉक्टर दूर से उन पर नजर रखता है। उसी रात एक डॉक्टर के पास कुछ अजीब से दिखने वाले लोग आते हैं। अगले दिन याकुमो मियुकी के फोन से निकाली गई कॉल हिस्ट्री को देख रहा होता है और उसे पता चलता है कि मियुकी ने कभी उसके फादर को कॉल ही नहीं किया था। इस बात से उसका ये थ्योरी और भी ज्यादा सॉलिड हो जाता है कि वो ब्लॉन्ड आदमी एक घोस्ट है। अचानक हारुका को हिजिकाटा का एक कॉल आता है जो इन्फॉर्म करते हैं कि हॉस्पिटल अब याकुमो के इन्वेस्टिगेशन के लिए खुला है। इसी वजह से वो सब इशिन के टेम्पल जाते हैं। वहाँ याकुमो इशिन से पूछता है कि क्या वो उसकी कार कुछ देर के लिए यूज कर सकता है। इशिन याकुमो को इसके बारे में बताना नहीं चाहता कि वो थोड़ी देर पहले ही हॉस्पिटल से चेकअप करवा के आया था, लेकिन पहले सभी लोग चाय पीने के लिए बैठते हैं। जब वो चाय पी रहे होते हैं, इशिन एक फोटो एल्बम निकालता है जो केको ने उसको भेजी होती है। इस एल्बम में याकुमो के बचपन की फोटोज होती है। इशिन के मुताबिक केको ने ये फोटोज तब संभाल के रखी थी जब आजुसानु ने भेजा था। ये देखकर याकुमो इमोशनल हो जाता है और वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन इशिन उसे रोक लेता है। इशिन उसे वापस बैठने को कहता है और याकुमो अपनी और अपनी माँ आजुसा की फोटोज देखने लगता है। फोटोज में हम देखते हैं कि आजुसा अपने बेटे के साथ बहुत ही खुश होती है। इसके बाद इशिन याकुमो को एक दूसरे जगह में ले जाता है और उसे पूछता है कि क्या वो अपने फादर मतलब वो सुनहरे बालों वाले आदमी से नफरत करता है। वहाँ याकुमो को रियलाइज होता है कि इशिन उसे नफरत छोड़ने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि अपनी नफरत को कंट्रोल करने और उसमें पागल ना होने की सलाह दे रहा है। याकुमो उनसे पूछता है ये सब मुझे अभी क्यों बताया जा रहा है। तभी इशिन एक बहुत ही बड़ी बात खुलासा करता है। वो कहता है कि डॉक्टर्स ने उसे कहा है कि उसके पास सिर्फ 6 महीने का वक्त बचा है। इशिन नाव से अपनी बीमारी का राज छुपाने का फैसला करता है। अगले सीन में हमें मियागावा को मियुकी का इंटरव्यू करते हुए दिखाया जाता है। मियुकी कहती है कि इशिन की मौत होगी और उसका कारण वही आदमी बनेगा। दूसरी तरफ वो ब्लॉन्ड आदमी एक रूफटॉप पर खड़ा है जो शहर का नजारा देख रहा है। इशिन के साथ अपनी बातचीत के बाद याकुमो को कार यूज करने की इजाजत मिलती है, लेकिन उसका मन अभी भी उदास और डिस्ट्रैक्टेड लगता
है। वो इस बात को हजम नहीं कर पा रहा कि जल्दी ही इशिन उसके साथ नहीं होगा। जब वो लोग टेम्पल से निकलते हैं तो इशिन हारुका से कहता है याकुमो का ध्यान रखना। उसके बाद वो दोनों हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं जहाँ हिजिकाता उनका इंतजार कर रही होती है। इसी बीच इशी और गोटो जल्दी जल्दी टेम्पल के लिए निकलते हैं। रास्ते में इशी को मियुकी के बात के बारे में पता चलता है। आखिरकार वो टेम्पल पहुंच जाता है लेकिन इशिन वहाँ नहीं होता। फिर भी जल्दी ही इशिन वापस आ जाता है और नाओ कहते हैं कि वो लोग बाहर कुछ खाने गए थे। इशिन को अपने ऊपर मंडरा रहे खतरे का पूरा एहसास है, लेकिन वो इस सिचुएशन का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार है। वो याकुमो के फादर से मिलने के लिए अपना मन तैयार कर चुका है। इन सब के बीच वो गोतो से कहता है अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो नाव का ध्यान रखना। तभी अचानक वो ब्लॉन्ड आदमी उनके पीछे आ जाता है और एक भयंकर घूसा गोतो के पेट पे मारकर उसे बेहोश कर देता है। अब इशिन अकेला रह जाता है उस ब्लॉन्ड आदमी के साथ। अपनी मौत से पहले इशिन उस आदमी से अकेले में बात करना चाहता है। दोनों मेडिटेशन एरिया में जाते हैं जहाँ इशिन अपनी कहानी शुरू करता है। वो आदमी को बताता है कि कैसे उसने अपने अंदर इतनी ज्यादा नफरत और गुस्सा पाला था उस आदमी के लिए जो उसकी बहन को एक मरने की हालत में छोड़ गया था और याकुमो के मन में इतना बुरा और डरावना ट्रॉमा डाल दिया था। लेकिन इशिन कहता है कि वो फीलिंग्स अब कब की मर चुकी है। जब वो अपनी कहानी सुना रहा होता है तभी ब्लॉन्ड आदमी अचानक से जम करता है और एक चाकू निकालकर इशिन को घोंप देता है। थोड़ी देर बाद गोतो होश में आ जाता है और तेजी से मेडिटेशन एरिया की तरफ भागता है। वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि इशिन जमीन पर पड़ा हुआ है और उसके पेट में एक गहरी घाव है। ये देखते ही गोतो चिल्लाकर इशी से एम्बुलेंस बुलाने को कहता है। जल्दी ही एम्बुलेंस वहाँ पहुँचते हैं और इशिन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। नाओ और गोतो इशिन के साथ हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं जबकि इशी टेम्पल में रुककर इन्वेस्टिगेशन में मदद करता है। दूसरी तरफ याकुमो अब भी काफी डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहा है। इसी दौरान वो एक घोस्ट के पास पहुँचते हैं और देखते हैं कि उस घोस्ट का बिहेवियर बिल्कुल बदल गया है। वो घोस्ट अपने पुराने कर्मों के लिए उस पेशेंट से माफी मांग रही होती जिसे उसने पहले डराया था। याकुमो और हारुका ये देखकर सोच रहे होते हैं कि इसका क्या मतलब हो सकता है। तभी हारुका अपना फोन ऑन करते हैं और तुरंत इशी का कॉल आता है जो उन्हें इस नए हादसे के बारे में इन्फॉर्म करता है। इसके बाद वो टेम्पल वापस जाने के लिए हड़बड़ी करते हैं, लेकिन रास्ते में गोतो का कॉल आता है जो उन्हें बताता है कि उन्हें हॉस्पिटल जाना होगा जहाँ वो अभी थे। सभी लोग हॉस्पिटल पहुँचते हैं और देखते हैं कि इशिन इमरजेंसी ऑपरेशन में है, लेकिन डॉक्टर की पूरी कोशिश करने के बाद भी कुछ फायदा नहीं होता। मशीन कनेक्टेड होने के बावजूद इशिन का दिल मुश्किल से धड़क रहा होता है और वो ब्रेन डेड हो चुका होता है क्योंकि इसके दिमाग तक खून नहीं पहुंच पाया। ये सुनकर सभी लोग बिल्कुल उदास और हैरान हो जाते हैं। तभी अचानक से आराय जो हिजिकाता की एक फ्रेंड है याकुमो से प्राइवेटली बात करने आती है। आराय और गोतो ये भी बताते हैं कि वो अब नाव का ध्यान रखेंगे और उसका देखभाल करेंगे। इशिन को दिया हुआ अपना वादा निभाते हुए गोतो हारुका और नाव को अपने घर ले जाता है और तुरंत ही इन्वेस्टिगेशन में मदद करने के लिए वापस चला जाता है। गोतो की वाइफ नाव का ध्यान रखती है जो मानसिक रूप से थक चुकी होती है और जल्दी ही सो जाते हैं। इसी बीच याकुमो पूरी रात इशिन के पास बिताता है। अगले सुबह हिजिकाता मियागावा को बताती है कि उसके बॉस ने उसे इशिन के हादसे पर कुछ भी लिखने से मना कर दिया है। सिर्फ यही नहीं, मियागावा को भी काफी परेशानी हो रही है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर पूरी कोशिश कर रहा है कि इस इंसिडेंट को पब्लिक के नजर से छुपाया जा सके। इसी दौरान गोतो हाता को टेम्पल ले जाता है और उसे सब कुछ जांच करने के लिए कहता है। वहाँ हाता कुछ भयंकर चीज नोटिस करता है जैसे कि कल्प्रिट के फुटप्रिंट्स का न होना। इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद हाता और गोतो पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन मियागावा गोतो से कहते हैं कि वो बस घर वापस चला जाए, ये कहते हुए कि अब उसे नाव के पास रहना चाहिए। गोतो घर वापस आता है और देखता है कि नाव थोड़ी सी खुश लग रही है, लेकिन गोतो बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो काफी ज्यादा टूट गया है कि इशिन ऐसे हालात में है और अंदर से नाव भी वैसे ही महसूस कर रही होती है। जेल में ब्लॉन्ड आदमी मियुकी को पोजेस कर लेता है जो उसे एकदम क्रेजी और भयंकर बनाने लगता है। ये चीज मियुकी को हॉस्पिटल भेजने की वजह बनती है और ब्लॉन्ड आदमी उसका शरीर छोड़कर निकल जाता है। दूसरी तरफ याकुमो पूरी रात एक इंच भी नहीं हिलता और सुबह हारुका उसे हॉस्पिटल मिलने आती है। हारुका को इशिन के लाल कॉन्टेक्ट लेंसेज दिए जाते हैं जो वो याकुमो को देती है। याकुमो उन्हें देखकर याद करता है कि इशिन ने उसके लिए कितनी मुश्किलें सही थी। इसी बीच हारुका को पता चलता है कि इशिन एक रजिस्टर्ड ऑर्गन डोनर है और डॉक्टर्स उनके अगले रिश्तेदार की परमिशन का इंतजार कर रहे हैं ऑर्गन्स को निकालने के लिए। हालांकि इशिन अब तक ऑफिशियली मरा हुआ घोषित नहीं हुए हैं, इसी वजह से याकुमो उन्हें परमिशन देने में झिझक रहा है। तभी एक बच्ची का हुड इशिन के पास आकर उनकी देखभाल करता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। याकुमो और हारुका उस भूत का पीछा करने का फैसला करता है। भूत का पीछा करते हुए वो लोग एक जगह तक पहुँचते हैं और पता लगता है कि ये भूत एक छोटी लड़की का है जो पहले इशिन और नाव से मिली थी और उसका नाम योशिको है। आराय जो उनके साथ होती है उन्हें योशिको के हालत के बारे में बताती है और समझाती है कि बिना ऑर्गन ट्रांसप्लांट के वो लड़की जिंदा नहीं रह पाएगी। हॉस्पिटल से उस रात जब वो निकलते हैं याकुमो एक ब्लैक कलर की कार को घूर रहा होता है। अब हमें पता चलता है कि मियुकी को ले जाने वाली एम्बुलेंस चोरी हो गई थी और अभी अभी उसे ढूंढ लिया गया है। दो पुलिस ऑफिसर्स एम्बुलेंस को देखकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं। तभी ब्लॉन्ड आदमी अचानक उनके पीछे आ जाता है और एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए मियुकी ऑफिसर्स पर पीछे से
पाइप के साथ हमला कर देती है। पुलिस स्टेशन में हारुका गोतो के साथ अपनी बात शेयर करते और कहते हैं कि उसका मानना है कि याकुमो ने असली मुजरिम को ढूंढ लिया है, लेकिन इशिन की इस हालत की वजह से उसका गुस्सा और नफरत पूरी दुनिया पर चढ़ गया है। ये बात सुनकर गोतो को याद आता है कि स्कूल के दिनों में भी याकुमो कुछ ऐसा ही बिहेव करता था। हारुका इस बात पर क्यूरियस हो जाते हैं और गोतो से उसका और याकुमो का किस्सा सुनाने को कहते हैं। गोतो उसे बताता है कि उसकी याकुमो से पहली मुलाकात तब हुई थी जब उसने याकुमो की माँ से उसकी जान बचाई थी, लेकिन उस घटना के बाद गोतो ने याकुमो को कभी आसपास नहीं देखा। लेकिन एक रात जब वो एक क्रिमिनल का पीछा कर रहा था, तभी पार्क में उसकी याकुमो से मुलाकात हो जाती है। याकुमो के लिए गोतो को याद करना तो आसान था, लेकिन गोतो उसे पहचान नहीं पा रहा था। काफी दिनों तक गोतो को ये समझ नहीं आया कि पार्क में मिला लड़का आखिर कौन था। एक दिन गोतो देखता है कि कुछ बच्चे याकुमो को परेशान कर रहे हैं, इसीलिए वो बीच में कूद पड़ता है उसकी मदद करने के लिए। तभी उसने देखा कि उस लड़के की एक आंख लाल है। ये देखते ही गोतो को याद आता है कि वो लड़का कौन है, और तब से उनका रिश्ता बन गया है जो आज तक चल रहा है। तभी इशी दौड़ते हुए रूम में आता है और गोतो को मियुकी के भाग जाने की बात बताता है। वो ये भी बताता है कि मियुकी ने 2 ऑफिसर्स को मार दिया है और उनका गन चुरा लिया है। इसके अलावा गोतो को अपनी पत्नी आत्सुको का फोन आता है जो इशिन से हॉस्पिटल में मिलने गई थी। लेकिन अचानक हिजिकाता देखती है कि याकुमो भी वहाँ है और काफी सीरियस लग रहा है। वो गोतो को बताती है कि याकुमो कुछ अजीब बिहेव कर रहा था, इसीलिए गोतो और हारुका तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन आधे में पता चलता है कि वो रास्ता बंद कर दिया गया है। हॉस्पिटल में याकुमो अपने अंकल के सर्जन डॉक्टर साकाकीवारा से बात करता है और उसे बताता है कि वो भूत देख सकता है। इस हॉस्पिटल में जो सबसे नई भूत की कहानी है वो योशिको की है, जो डॉक्टर साकाकीवारा की बेटी है और उसे एक ट्रांसप्लांट की सख्त जरूरत है। अगर उसका ऑपरेशन नहीं होता तो उसके पास सिर्फ 6 महीने बचे हैं। ये देखकर साकाकीवारा ने जानबूझकर इशिन को ब्रेन डेथ में डालने की कोशिश की, क्योंकि वो एक रजिस्टर्ड ऑर्गन डोनर था और योशिको के लिए एक परफेक्ट मैच थे। याकुमो इस बात का खुलासा करता है और उसे सच उगलने पर मजबूर करता है। आखिर में साकाकीवारा डर जाता है और पूछता है कि याकुमो को उस पर शक क्यों था, जबकि खूनी का पहले से सबको पता था और वो अभी भी आजाद घूम रहे हैं। तभी याकुमो बताता है कि यही बात प्रूव करता है कि तुम दोषी हो। ऐसा इसलिए क्योंकि पुलिस ने अभी तक इस मर्डर वाले केस के बारे में पब्लिक को नहीं पता था, तो तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। ये सुनकर साकाकीवारा खुद को इल्जाम देता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। गाड़ी नहीं चला पाने की वजह से वो पैदल ही भागने लगता है। तभी उसने हारुका और गोतो को रास्ते में आते हुए देखा, जो रास्ता बंद होने के कारण पैदल चल रहे थे। ये देखकर साकाकीवारा छत पर हेलीकॉप्टर के जरिए भागने की कोशिश करता है, लेकिन याकुमो वहाँ उसका पहले से इंतजार कर रहा होता है। अब साकाकीवारा के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचता। आखिर में वो एक चाकू से याकुमो को मारने की कोशिश करता है, लेकिन याकुमो उसे आसानी से हरा देता है। छत पर याकुमो का सामना उसके फादर से होता है। वहाँ हम सुनते हैं कि वो ब्लॉन्ड आदमी फिर से वही बातें कर रहा है जो वो हमेशा से कह रहा था, कि इंसान के अंदर बस अंधेरा होता है। वो कहता है कि अगर किसी इंसान और उसके परिवार की बचे रहने की बात हो तो एक ईमानदार इंसान भी बिना हिचकिचाए किसी को भी मार सकता है। ये बात सुन के याकुमो इल्जाम लगाता है कि उसके फादर ने साकाकीवारा को धोखा दिया था, लेकिन ब्लॉन्ड आदमी इस बात से इनकार करता है और कहता है कि उसने सिर्फ उसे एक मौका दिया था। फैसला करना और उस पर काम करना साकाकीवारा का अपना डिसीजन था। तभी गोतो, हारुका और दूसरे लोग छत पर पहुंचते हैं। याकुमो अपनी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए अपने सिर्फ बाएं आंख का इस्तेमाल करता है और कंफर्म करता है कि उसका फादर एक भूत के अलावा और कुछ नहीं है। अचानक मियुकी एक दूसरी छत से कूदकर वहां आती है, हाथ में एक गन लेकर। वो सभी लोगों पर निशाना बना लेते हैं और गोली चलाते हैं। गोली सीधे गोतो के पेट में लगते हैं, जिसकी वजह से वो दर्द से चीख उठता है और जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर याकुमो के अंदर और भी ज्यादा नफरत भर जाते हैं, जो उसका फादर चाहता है। इस कमजोरी के पल में ब्लॉन्ड आदमी अपने छाया का इस्तेमाल करके याकुमो के शरीर पर कब्जा कर लेता है और बाकी लोग बस ये सब होते हुए देखते रहते हैं, बिना समझे कि वहाँ क्या हो रहा है। मियुकी बोलती है और समझाती है कि एक ही शरीर में 2 आत्माएं एक साथ नहीं रह सकती। ये वही तरकीब है जिसका फायदा उठाकर वो जेल से भागने में कामयाब हुई थी, लेकिन उसके मुताबिक एक तरीका है जो इस समस्या को पार कर सकता है। अगर एक इंसान और मरी हुई आत्मा एक ही लेवल पर हो तो आत्मा उस इंसान के शरीर पर पूरी तरह से कब्जा कर सकती है, और मियुकी और ब्लॉन्ड आदमी यही चाह रहे थे। ब्लॉन्ड आदमी, जो हमेशा निराशा और नफरत के भाव से भरा हुआ था, अपने बेटे के शरीर का पूरा कब्जा लेना चाहता था। याकुमो के अंदर भी वही नफरत थी जो उसके फादर का था, जब उसने देखा कि उसके अंकल का मर्डर हुआ था। कुछ देर बाद याकुमो उठता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसकी दोनों आंखें अब खून से लाल हो चुकी थी। मियुकी को लगता है कि उनका प्लान काम कर गया है। वो खुशी के मारे याकुमो के पास आते हैं, ये सोचकर कि अब वो उसे एक बार फिर से छू सकते हैं। ब्लॉन्ड आदमी का भूत उसे जोर से गले लगाता है, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि याकुमो अब भी अपने शरीर पर पूरा कंट्रोल बनाए रखा है। अपनी चालाकी का प्रदर्शन करते हुए वो मियुकी को रोक लेता है, उसका बंदूक छीन लेता है और उसे बांध देता है। पता चलता है कि याकुमो ने अपने अंकल के कॉन्टेक्ट लेंसेज का इस्तेमाल करके अपना ये प्लान बनाया था। फिर भी मियुकी खुद को आजाद कर लेते हैं और साकाकीवारा के इस्तेमाल की हुई चाकू उठा लेते जो उसने याकुमो को मारने के लिए यूज किया था। इसी बीच गोतो अपने घायल हालात के बावजूद याकुमो
याकुमो की मदद करने आता है। गोतो मियुकी को धक्का मारता है, उसे रोकता है और इशी को मौका देता है कि वो बंदूक को अपने कब्जे में ले ले। इशी बंदूक को मियुकी पर तान लेता है, लेकिन मियुकी बिना किसी डर के याकुमो की तरफ देखते हुए अपना गुस्सा और नफरत दिखाते हैं। फिर वो एक पल के लिए टूट सी जाते हैं और चीख कर पूछते हैं कि उसका मालिक कहाँ है। इसी दौरान वो याकुमो के पीछे खड़े उस ब्लॉन्ड आदमी के भूत को देखते हैं जो अब लगभग गायब होने वाला है। गायब होने के इस दौर में ब्लॉन्ड आदमी याकुमो का मजाक उड़ाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि एक दिन याकुमो भी उस अंधेरे में डूब जाएगा क्योंकि वो दोनों खून से जुड़े हैं। लेकिन याकुमो उसकी बात को गलत साबित करता है। वो कहता है कि उसका फादर एक खड़ूस आत्मा नहीं है, बल्कि उस आदमी को उसका फादर मानता है जो उसका पालन पोषण करके उसे वो बनाया है जो वो आज है। अपने शब्दों को सच करने के लिए याकुमो साकाकीवारा की तरफ जाता है और कहता है कि वो उसके अंकल के साथ की गई हरकत के लिए अभी भी गुस्सा है। इतना गुस्सा है कि वो उसकी बेटी को मारने के बारे में सोचने लगा था, लेकिन खैर अब वो उसे माफ कर देता है। लेकिन याकुमो समझाता है कि साकाकीवारा भी एक तरह से शिकार है। अपने चाचा की अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए वो योशिको की जान बचाने के लिए ऑर्गन डोनेशन के कॉन्सेंट फॉर्म पर साइन करने के लिए तैयार हो जाता है। पर इसके बदले वो साकाकीवारा से कहता है कि उसे अपने आप को कानून के हवाले करना होगा। याकुमो फैसला करता है कि वो इस नफरत के भूल भुलैया में कभी नहीं जाएगा और अपने फादर की तरह कभी नहीं बनेगा। लेकिन ब्लॉन्ड आदमी अपनी बात पर अड़ा रहता है। वो कहता है कि एक भूत के रूप में वो एक दिन वापस आएगा और याकुमो से मिलेगा, क्योंकि जब तक उसका मकसद पूरा नहीं होता वो गायब नहीं होगा। ब्लॉन्ड आदमी को धीरे धीरे गायब होते देख मियुकी भागने की कोशिश करती है, लेकिन ये समझकर कि उसका प्यारा इंसान उसके लिए नहीं है, वो अपनी गाड़ी को एक झील में ले जाकर डुबा देती है। इस घटना के तुरंत बाद ईशन के सम्मान में एक अंतिम संस्कार की तैयारी किया जाता है। वो तो जो अभी भी हॉस्पिटल में है अपनी चोट के बावजूद वहाँ जाता है। वो डॉक्टर और ऋषि भी उसके साथ जाते हैं और मियागावा और हिजिकाता से मिलता है जो पहले से ही वहाँ होता है। संस्कार के दौरान डॉक्टर एक बात बताता है कि वो ब्लॉन्ड आदमी ने कभी कोई खुद से जुर्म नहीं किया, वो बस कमजोर लोगों को अपनी बातों में फंसाता है और उनसे जुर्म करवाता है। याकुमो के चाचा का अंतिम संस्कार के बाद एक हैरान कर देने वाला खुलासा याकुमो का इंतजार कर रहा होता है। उसके चाचा की आत्मा अभी भी इस दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन याकुमो की दिल से की गई बात और समझदारी के जरिए उसने अपने चाचा को ये यकीन दिलाया कि वो और नाव दोनों ही अब एक प्यारे और सुरक्षित परिवार के बीच रहेंगे। ये सुन के ईशन को शांति मिलती है और वो फाइनली इस दुनिया को अलविदा कह देता है और हमेशा के लिए गायब हो जाता है। धीरे धीरे सब कुछ अपनी आम जिंदगी की तरफ लौटते हैं। याकुमो और उसके अपने लोग एक नई शुरुआत की ओर बढ़ने लगते हैं जो उम्मीद और दोस्ती से भरा होता है। और इसी के साथ ये एनिमे यहीं पर खत्म हो जाते हैं। तो भाई लोग, इसका कोई भी अगला पार्ट नहीं आएगा क्योंकि पूरा एनिमे मैंने इसी वीडियो पे कवर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके रखना ताकि तुम ऐसे मजेदार एनिमेस मिस ना करो। और हाँ, अगर तुम्हें मैजिक और इसेकाई वाले एनिमे पसंद है तो तुम्हारे सामने जो वीडियो है उसे क्लिक करो। एंड मैं तुम्हें मिलता हूँ एक और नए वीडियो में।